हम हिमाचल प्रदेश का जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है कुल्लू। तो कुल्लू के बारे में देखते हैं। तो कुल्लू का जिले के रूप में गठन 1963 में हुआ है। कुल्लू का जिला मुख्यालय कुल्लू में ही है। जनसंख्या घनत्व कुल्लू का 80 है 2011 की जो गणना है उसके अनुसार। साक्षरता दर 79.40% है। कुल्लू का क्षेत्रफल है 5503 वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात है 9:42। दशकीय वृद्धि है कुल्लू की 14.76%। कुल्लू की विधानसभा सीटें हैं 4। हवाई अड्डा भुंतर में है और लोकसभा क्षेत्र जो है कुल्लू का मंडी। इसके अलावा जो किताबें हैं कुल्लू से रिलेटेड वो है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति लिखी गई है एपीएफ हारकोट के द्वारा। कुल्लू देश की कहानी जो किताब है ये लिखी गई है लालचंद प्रार्थी के द्वारा 1972 में। कुल्लू देश की कहानी लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई है 1972 में। आगे देखते हैं। कुल्लू में जो चश्मे हैं वो है मणिकरण, वशिष्ठ, खीरगंगा, कसोल और कलत। कुल्लू के जो चश्मे हैं वो हैं मणिकरण, वशिष्ठ, खीरगंगा, कसोल और कलत। नदियाँ सतलुज और व्यास कुल्लू की प्रमुख नदियाँ हैं। सतलुज और व्यास जो हैं ये कुल्लू की प्रमुख नदियाँ हैं। सतलुज और व्यास। सतलुज नदी शिमला जिले के साथ कुल्लू जिले की सीमा बनाती है। सतलुज नदी शिमला जिले के साथ कुल्लू जिले की सीमा बनाती है। सतलुज नदी शिमला जिले के साथ कुल्लू जिले की सीमा बनाती है। पार्वती, तीर्थन, सेंज, हारला, सरवारी, सोलंग, मनालसू, सुजौन, फोजल व्यास की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इन सभी के नाम इम्पॉर्टेंट है, फिर से देख लेते हैं। पार्वती, तीर्थन, सेंज, पार्वती, तीर्थन, सेंज, पार्वती, तीर्थन, सेंज, हारला, सरवारी, सोलंग, मनालसू, सुजौन, फोजल ये सब व्यास की प्रमुख सहायक नदियां हैं। पार्वती, तीर्थन, सेंज, हारला, सरवारी, सोलंग, मनालसू, सुजौन और फोजल व्यास की प्रमुख सहायक नदियां। पार्वती नदी व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पार्वती नदी व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो भुंतर शमशी के पास व्यास में मिलती है। पार्वती नदी कहाँ मिलती है व्यास में? भुंतर शमशी के पास व्यास में मिलती है। तीर्थन नदी लारजी के पास व्यास में मिलती है। तीर्थन नदी लारजी के पास व्यास में मिलती है। तीर्थन नदी मिलती है लारजी में। और सेंज नदी भी लारजी के पास व्यास में मिलती है। तीर्थन और सेंज इस प्रकार लारजी के पास व्यास में मिलती है। और जो पार्वती नदी है जो व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो भुंतर शमशी के पास व्यास में मिलती है। हारला नदी भुंतर के पास व्यास में मिलती है। हारला नदी भी भुंतर के पास ही व्यास में मिलती है पार्वती नदी की तरह। पार्वती नदी और हारला नदी को हम कह सकते हैं कि दोनों नदियां पार्वती और हारला भुंतर के पास व्यास में मिलती हैं और तीर्थन और सेंज मिलती हैं लारजी के पास। सरवारी नदी कुल्लू के पास व्यास में मिलती है। सरवारी नदी कुल्लू के पास जो है व्यास में मिलती है। इसके अलावा जो रोहतांग दर्रे जो हैं यहाँ पर वो है रोहतांग दर्रा, पिन पार्वती दर्रा और जालोरी दर्रा। रोहतांग दर्रा, पिन पार्वती दर्रा और जालोरी दर्रा ये सब कुल्लू में स्थित है। रोहतांग दर्रा, पिन पार्वती दर्रा और जालोरी दर्रा। रोहतांग, पिन पार्वती और जालोरी दर्रा ये क्या है? कुल्लू में स्थित है। झीलें सरवालसर झील जो है ये जालोरी दर्रे के ऊपर स्थित है। ये सरवालसर झील जो है ये इम्पॉर्टेंट है। एक तो इसका नाम थोड़ा रिवालसर की तरह है तो कई बार इसमें भी कन्फ्यूज़न होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा सरवालसर झील है कुल्लू में। और इसका एक क्वेश्चन जो अब बन सकता है क्योंकि इस तरह से झीलें तो डायरेक्ट अब पूछनी बहुत कम हो चुकी है, तो एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि जालोरी दर्रे के ऊपर कौन सी झील है जो स्थित है? तो सरवालसर झील। जालोरी दर्रे के ऊपर सरवालसर झील स्थित है। जालोरी दर्रे के ऊपर सरवालसर झील जो है वो स्थित है। मंतलाई झील पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। मंतलाई झील जो है वो पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। मंतलाई झील पार्वती का उद्गम स्रोत। और भृगु झील रोहतांग दर्रे के पास है। तो भृगु झील क्या है? रोहतांग दर्रे के पास है।
भृगु झील रोहतांग दर्रे के पास है। इसके अलावा दशहर झील भी है कुल्लू में, और देवरी झील सैंज घाटी में है। देवरी झील सैंज घाटी में है। और हंसा झील कहाँ है? बंजार में। हंसा झील है बंजार में। तो इन झीलों के एग्जैक्ट एरियाज भी पूछे जा सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कि जालोरी दर्रे के ऊपर स्थित कौन सी झील है? सरवालसर झील। कुल्लू की ही हैं सारी झीलें, तो हमें बस ये देखना है कि इनकी कोई स्पेसिफिक जो इनसे हमें नॉलेज मिल सकती है यहाँ से, कि जालोरी दर्रे के ऊपर कौन सी झील स्थित है? सरवालसर झील। जालोरी दर्रे के ऊपर स्थित कुल्लू की कौन सी झील है? सरवालसर झील। और पार्वती नदी का उद्गम स्थल मंतलाई झील। भृगु झील कहाँ पर है? रोहतांग दर्रे के पास। दशहर झील भी है कुल्लू में। इसके अलावा देवरी झील जो है सैंज घाटी में है। कुल्लू की सैंज घाटी में कौन सी झील स्थित है? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कुल्लू की सैंज घाटी में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? तो देवरी झील। या फिर देवरी झील कुल्लू की किस घाटी में स्थित है? तो सैंज घाटी में। और हंसा झील कुल्लू के किस जगह पर है? तो बंजार में। हंसा झील बंजार में है। हंसा झील कहाँ है? बंजार में। हंसा झील बंजार में है। देवरी झील कहाँ पर है? सैंज घाटी में है। भृगु झील जो है वो रोहतांग दर्रे के पास है। और मंतलाई झील पार्वती नदी का उद्गम स्रोत है। और सरवालसर जो झील है जालोरी दर्रे के ऊपर स्थित है। अब आते हैं हम कुल्लू के इतिहास पर। तो कुल्लू पर जो है सबसे पहले पाल वंश का जो है राज रहा है, शासन रहा है पाल वंश का। कुल्लू रियासत के जो इतिहास के स्रोत हम किसे मान सकते हैं? कुल्लू के पौराणिक ग्रंथों में कुल्लू देश का वर्णन मिलता है। तो कुल्लू के पौराणिक जो ग्रंथ हैं उसमें कुल्लू देश का वर्णन मिलता है। रामायण, विष्णु पुराण, कादम्बरी, महाभारत, मार्कंडे पुराण, वृत्त संहिता और कलहंड की राजतरंगिणी में कुल्लू का वर्णन मिलता है। रामायण, विष्णु पुराण, कादम्बरी, महाभारत, मार्कंडे पुराण, वृत्त संहिता और कलहंड की राजतरंगिणी में कुल्लू का वर्णन मिलता है। वैदिक साहित्य में कुल्लू देश को गंधर्वों की भूमि कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि गंधर्वों की भूमि किसे कहा गया है? तो कुल्लू को, है ना, कुल्लू देश को बोल सकते हो। और वैदिक साहित्य में कहा गया है। वैदिक साहित्य में कुल्लू को क्या कहा गया है? गंधर्वों की भूमि। वैदिक साहित्य में कुल्लू को या कुलूत देश को गंधर्वों की भूमि कहा गया है। कुल्लू घाटी को कुलांत पीठ भी कहा गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कुल्लू घाटी जो है उसको कुलांत पीठ भी कहा गया है। कुल्लू घाटी को कुलांत पीठ भी कहा गया है क्योंकि इसे जो रहने योग्य संसार का अंत माना गया है, कि जो रहने योग्य संसार है उसका अंत माना गया है, इसी कारण इसको कुलांत पीठ कहा गया है। कुल्लू रियासत की वंशावलियाँ APF हारकोट की पुस्तक कुल्लू व लाहौल स्पीति में दी गई हैं। तो कुल्लू रियासत की जो वंशावलियाँ हैं तो APF हारकोट, ठीक है, APF हारकोट की पुस्तक कुल्लू व लाहौल स्पीति में दी गई हैं। कुल्लू रियासत की वंशावलियाँ कहाँ दी गई हैं? APF हारकोट की पुस्तक में कुल्लू व लाहौल स्पीति में। अगर कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आए कि कुल्लू रियासत की जो वंशावलियाँ हैं किसने खोजी थी, तो वो भी APF हारकोट ने ही खोजी थी। और इनकी पुस्तक कुल्लू व लाहौल स्पीति में ही कुल्लू रियासत की वंशावलियाँ दी गई हैं। तो कुल्लू से रिलेटेड ह्योनसांग भी हैं, तो इसलिए ह्योनसांग का विवरण हम देख लेते हैं। चीनी यात्री ह्योनसांग ने 635 ईस्वी 635 ईस्वी में कुल्लू रियासत की यात्रा की थी। कब? 635 ईस्वी में कुल्लू की यात्रा की थी। उन्होंने कुल्लू रियासत की परिधि कितनी बताई है? 800 किलोमीटर की बताई है। ह्योनसांग ने कुल्लू रियासत की जो परिधि है 800 किलोमीटर बताई है, जो जालंधर से 187 किलोमीटर दूर स्थित था। तो कुल्लू रियासत की जो परिधि है 800 किलोमीटर बताई है ह्योनसांग ने। 635 ईस्वी में कुल्लू रियासत की यात्रा की उन्होंने, और 187 किलोमीटर की दूरी उन्होंने जालंधर से बताई है कुल्लू की। उनके अनुसार कुल्लू रियासत में लगभग 1000 बौद्ध भिक्षु महायान ग्रंथ जो है उसका अध्ययन करते थे। तो ह्योनसांग के अनुसार कुल्लू रियासत में लगभग 1000 बौद्ध भिक्षु किसका अध्ययन करते थे? महायान का। तो महायान जो था ये बौद्ध धर्म का ही पार्ट था। महायान, उसका अध्ययन कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु करते थे ऑब्वियसली। तो उन्होंने बताया कि कुल्लू में, अब आपसे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कुल्लू रियासत में जो बौद्ध भिक्षु थे वो किसका अध्ययन करते थे? वो बौद्ध धर्म की किस, तो महायान। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं। तो महायान का अध्ययन करते थे, या फिर किस जगह करते थे? तो कुल्लू में याद रख सकते हो, ठीक है। तो हिमाचल की किस जगह पर ह्योनसांग के अनुसार जो बौद्ध भिक्षु थे वो महायान का अध्ययन करते थे? कुल्लू रियासत में, ठीक है। भगवान बुद्ध के कुल्लू भ्रमण की याद में अशोक ने कुल्लू में जो बौद्ध स्तूप है वो बनवाया था। भगवान बुद्ध की
कुल्लू भ्रमण की याद में अशोक ने कुल्लू में बौद्ध स्तूप बनवाया था। सराली पत्थर लेक कुल्लू से गुप्त शासक चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। जो सलारी पत्थर लेक है, सलारी पत्थर लेक है कुल्लू में, वहाँ से जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो कुल्लू के कौन से पत्थर लेक से जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त हैं उनकी जानकारी मिलती है? सलारी पत्थर लेक से, या फिर सलारी पत्थर लेक जिससे चंद्रगुप्त जो हैं, गुप्त शासक चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, वो किस स्थान पर है, किस जिले में है? तो कुल्लू में है। या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि जो सलारी पत्थर लेक कुल्लू में है उससे किस शासक के बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है महाभारत काल। तो महाभारत काल में कुल्लू रियासत की कुलदेवी जो होती है हिडिंबा, उनसे भीम ने विवाह किया था। घटोत्कच जो था भीम और हिडिंबा का पुत्र था, जिसने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। भीम ने हिडिंबा जो है टांडी का वध किया था। हिडिंब जो है, या फिर जिन टांडी भी बोलते थे, उनका वध किया था, जो राक्षसी हिडिंबा का भाई था। तो हिडिंबा का भाई क्या था? हिडिंब था, जिसे टांडी भी बोलते थे। उसका वध किसने किया था? भीम ने किया था। ठीक है। इसके अलावा कुल्लू में 7 वजीरियाँ हुई हैं। कुल्लू की जो 7 वजीरियाँ हुई हैं उनके नाम एक बार देख लीजिए। कभी ऐसा आ सकता है कि कौन सी इनमें से वजीरी नहीं थी कुल्लू की, तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। परोल वजीरी, ये कुल्लू शहर को ही परोल वजीरी कहा गया है। तो हल्का सा आप अगर ध्यान रख पाएँ तो अच्छा रहेगा कि परोल वजीरी कुल्लू शहर को कौन सी वजीरी में आता था? परोल वजीरी में आता था। कुल्लू शहर जो आधुनिक कुल्लू शहर है वो परोल वजीरी था पहले। और वजीरी रूपी जो है वो पार्वत और सैंज खंड के बीच में है, कनावर क्षेत्र। वजीरी रूपी भी कुल्लू का ही पार्ट था। वजीरी लग महाराज, सरवारी और सुल्तानपुर के बजोरा तक वजीरी लग महाराज। फिर वजीरी भंगाल, छोटा भंगाल क्षेत्र। वजीरी लाहौल, लाहौल वजीरी जो है ये भी कुल्लू के अंडर ही थी। ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आएगा तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ लाहौल दिया गया है। फिर वजीरी लगसारी, लगसारी जो है फोजल और सरवरी खड्ड के बीच। और वजीरी सिराज, सिराज को जालोरी दर्रा 2 भागों में बांटता है। जो सिराज है ये इंपॉर्टेंट है, इसको कौन सा दर्रा? जालोरी दर्रा 2 भागों में बांटता है। तो आपको सिर्फ हल्का सा आइडिया रखना है यहाँ का कि कौन कौन सी वजीरियाँ थी 7। परोल वजीरी थी, रूपी वजीरी, वजीरी लग महाराज, भंगाल, लाहौल वजीरी भी थी, और लगसारी। देखो लग वाली 2 वजीर, लग महाराज और लगसारी, लग महाराज और लगसारी। सिराज भी है ना? सिराज तो ऐसे भी कुल्लू में है, तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर लोगे। भंगाल थोड़ा कन्फ्यूज़न दे सकता है आपको। तो वजीरी जो है परोल वजीरी, वजीरी रूपी, वजीरी लग महाराज, वजीरी भंगाल, वजीरी लाहौल, वजीरी लगसारी और वजीरी सिराज, ये सारी की सारी 7 वजीरियाँ थी कुल्लू में। ठीक है। और जो सिराज है उसको जालोरी जो दर्रा है वो 2 भागों में बांटता है। आगे देखते हैं कुल्लू रियासत की स्थापना किस तरह से हुई है। तो जो कुल्लू रियासत है उसकी स्थापना विहंग मणिपाल ने हरिद्वार मायापुरी से आकर की थी। तो कुल्लू रियासत की स्थापना किसने की है? विहंग मणिपाल ने। विहंग मणिपाल ने कुल्लू रियासत की जो है स्थापना की है। किसने? विहंग मणिपाल ने। और ये हरिद्वार मायापुरी से आकर उन्होंने, विहंग मणिपाल ने कुल्लू रियासत की स्थापना की है। विहंग मणिपाल के जो पूर्वज थे वो इलाहाबाद प्रयागराज से अल्मोड़ा और फिर हरिद्वार आकर बस गए थे। जो विहंग मणिपाल थे उनके पूर्वज इलाहाबाद प्रयागराज से अल्मोड़ा और फिर हरिद्वार आकर बस गए थे। विहंग मणिपाल स्थानीय जागीरदारों से पराजित होकर प्रारंभ में जगतसुख के चपाईराम के घर रहने लगा। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ? विहंग मणिपाल स्थानीय जागीरदारों से पराजित हो गया था और वह जगतसुख में चपाईराम के घर रहने लगा था। स्टार्टिंग में जब विहंग मणिपाल पराजित हुआ स्थानीय जो शासक थे उनसे, तो वो किसके पास रहने लगा था? चपाईराम के पास रहने लगा था। भगवती हिडिंबा के आशीर्वाद से विहंग मणिपाल ने रियासत की पहली राजधानी नास्त जगतसुख स्थापित की। जैसे वो जगतसुख में रह रहा था तो उसने क्या किया? जगतसुख को ही अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। विहंग मणिपाल ने जगतसुख को अपनी राजधानी बनाया। विहंग मणिपाल के पुत्र होते हैं पचपाल ने गज्जन और बेवला के राजा को हराया। जो विहंग मणिपाल के पुत्र होते हैं पचपाल, उन्होंने गज्जन और बेवला के राजा को हराया था। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि विहंग मणिपाल के कौन से पुत्र ने, वैसे इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि गज्जन और बेवला के राजा को कुल्लू के किस राजा ने हराया था। इस तरह से ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा क्वेश्चन बनना। पचपाल।
ठीक है। तो पचपाल वो राजा थे जिसने गज्जन और बेवला के राजाओं को हराया था। कुल्लू के राजा पचपाल ने गज्जन और बेवला के राजाओं को हराया था। तो ये विहंग मणिपाल के पुत्र थे। लेकिन इससे अलग से क्वेश्चन ये बन सकता है कि गज्जन और बेवला के राजाओं को कुल्लू के किस राजा ने हराया था? तो पचपाल ने। इसके बाद है, यह त्रिगत के बाद दूसरी सबसे पुरानी रियासत है। अगर त्रिगत के बाद दूसरी सबसे पुरानी रियासत की बात करें तो कौन सी होगी? कुल्लूत। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट राजा जो आए हैं वो है विशुद्धपाल। विशुद्धपाल जो है नेक्स्ट राजा हैं। नग्गर के सामंत करमचंद को युद्ध में हराकर विशुद्धपाल राजेंद्र पाल का पुत्र, ये उन्होंने कुल्लू की राजधानी जगत सुख से नग्गर स्थानांतरित की। तो देखिए कुल्लू की राजधानियाँ बहुत बदलेगी अभी। तो यहाँ पर विशुद्धपाल जो आए हैं ये नग्गर के सामंत करमचंद को युद्ध में हराकर बने थे राजा। तो इस तरह से भी शायद क्वेश्चन बना है एक बार पहले कि जो विशुद्धपाल हैं वो या फिर कौन से ऐसे राजा थे कुल्लू के जो नग्गर के सामंत करमचंद को युद्ध में हराकर राजा बने थे? तो विशुद्धपाल। ठीक है। तो नग्गर के सामंत करमचंद को युद्ध में हराकर विशुद्धपाल जो है राजा बनते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट इनसे बनकर आता है वो ये है कि जो कौन से राजा ने या तो जगत सुख से राजधानी नग्गर स्थानांतरित की थी? तो विशुद्धपाल ने। विशुद्धपाल ऐसे राजा थे जिन्होंने राजधानी जगत सुख से नग्गर स्थानांतरित की थी। हमने पढ़ा कि विहंग मणिपाल ने जो राजधानी है वो कहाँ बनाई थी? जगत सुख में। विहंग मणिपाल ने कुल्लू की राजधानी जगत सुख में स्थापित की थी। फिर जब विशुद्धपाल राजा आते हैं, विशुद्धपाल कुल्लू के राजा बनते हैं, तो वो क्या करते हैं? जगत सुख से राजधानी कहाँ स्थानांतरित करते हैं? नग्गर स्थानांतरित करते हैं। विशुद्धपाल जब राजा बनते हैं तो वो राजधानी जगत सुख से नग्गर स्थानांतरित करते हैं। या तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि विशुद्धपाल ने जो राजधानी है कुल्लू की जगत सुख से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो नग्गर में। या फिर कुल्लू के किस राजा ने जगत सुख से जो राजधानी है नग्गर स्थानांतरित की? तो विशुद्धपाल ने। नेक्स्ट राजा हुए हैं रुद्रपाल। तो रुद्रपाल के समय स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर उसे कर देने पर बाध्य किया। चंबा ने भी कुल्लू से लाहौल क्षेत्र छीन लिया। अच्छा, अब देखो क्या क्या चीज़ें हुई हैं कि जब रुद्रपाल राजा थे, तो रुद्रपाल बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं, मतलब इनके टाइम में युद्ध हुआ है अच्छा वाला। तो मतलब अच्छा वाला मतलब जिसमें दोनों जिन्होंने भी इनके ऊपर आक्रमण किया उन्होंने इनसे कुछ ना कुछ छीन ही लिया, या फिर इनको कुल्लू को थोड़ा मतलब इनसे के सामने झुकना ही पड़ा। तो जैसे पहला है कि स्पीति के राजा जो होते हैं राजेंद्र सेन, स्पीति के राजा राजेंद्र सेन जो होते हैं वो रुद्रपाल के समय क्या करते हैं? कुल्लू पर आक्रमण करते हैं। जब कुल्लू का राजा रुद्रपाल होता है, कुल्लू का राजा कौन है? रुद्रपाल। और स्पीति के राजा कौन है? राजेंद्र सेन। तो स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू के राजा रुद्रपाल पर आक्रमण किया और उसे कर देने पर बाध्य कर दिया। तो रुद्रपाल क्या हो गया यहाँ पर? रुद्रपाल को कर देना पड़ा। किसको? स्पीति के राजा राजेंद्र सेन को। ठीक है। एक साइड से यहाँ पर स्पीति से हार गया कुल्लू, और दूसरी साइड क्या हुआ? चंबा ने भी आक्रमण कर दिया। चंबा ने भी कुल्लू से लाहौल क्षेत्र छीन लिया। जब हमने अभी वजीरियाँ पढ़ी थी, 7 वजीरियाँ, तो हमने वहाँ पढ़ा था ना कि जो लाहौल था वो कुल्लू के अंडर था। तो कुल्लू जो है उसको भी छीन लिया गया था चंबा के द्वारा। तो चंबा ने क्या किया? कुल्लू जो है कुल्लू से लाहौल को छीन लिया था। ठीक है। कुल्लू के अंडर लाहौल आता था और चंबा ने जब आक्रमण किया तो उन्होंने क्या किया? चंबा वालों ने, चंबा के जो राजा थे उन्होंने क्या किया? कुल्लू से लाहौल छीन लिया। तो एक साइड से कुल्लू का क्या लॉस हो गया कि लाहौल चला गया। लाहौल किसने छीना? चंबा ने। और एक साइड से उनको स्पीति के राजा राजेंद्र सेन को कर देना पड़ा। किसके समय में? रुद्रपाल के समय में। नेक्स्ट जो राजा हुआ है वो है प्रसिद्धपाल। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा है वो है प्रसिद्धपाल। तो प्रसिद्धपाल ने क्या किया? इन्होंने जो रुद्रपाल के बदला लिया, मतलब रुद्रपाल के फेवर में इन्होंने, अब जैसे रुद्रपाल के पोते थे ये, तो इन्होंने जो रुद्रपाल का बचा हुआ बदला था स्पीति के राजा से वो लिया है इन्होंने, और चंबा से भी वही बदला लिया है इन्होंने। तो देखो इन्होंने पहले क्या किया, अब राजा तो चेंज हो गया। देखो कुल्लू का राजा क्या बन गया? प्रसिद्धपाल बन गया है। स्पीति का राजा कौन बन गया है? चेत सेन है, ये चेत मेन लिखा है शायद इसमें। तो चेत सेन जो है वो क्या बन गए हैं? ये स्पीति के राजा बन गए हैं। राजेंद्र पाल की जगह राजेंद्र सेन की जगह कौन राजा आ गए हैं? चेत सेन। ठीक है। स्पीति के राजा कौन है? चेत सेन है। कुल्लू का राजा कौन है? प्रसिद्धपाल है। और चंबा तो अपनी पार्टी है ही एक, है ना। तो इन्होंने प्रसिद्धपाल ने क्या किया? प्रसिद्धपाल ने एक तो स्पीति के राजा चेतसेन को हरा दिया।
ठीक है। स्पीति के राजा चेतसेन को हरा दिया। अब इनको कर नहीं देना पड़ेगा इनको, ठीक है, क्योंकि प्रसिद्धपाल ने क्या कर दिया, जो राजेंद्र सेन के टाइम में रुद्रपाल जब हार गया था तो रुद्रपाल को क्या करना पड़ता था, तब से लेकर राजेंद्र सेन को कर देना पड़ता था। आने वाली फिर अगली पीढ़ी भी देती रही कर, है ना। राजेंद्र सेन ने हराया था रुद्रपाल को, लेकिन जब प्रसिद्धपाल, रुद्रपाल का जब पोता होता है, प्रसिद्धपाल ने क्या कर दिया, अब स्पीति के राजा चेतसेन को हरा दिया, तो अब इन्हें कर नहीं देना पड़ेगा स्पीति को। साथ ही साथ जो है लाहौल को भी चंबा रियासत से आज़ाद करवा लिया गया। तो कुल्लू के राजा प्रसिद्धपाल ने क्या किया, जो चंबा ने अभी लाहौल छीना था इनसे, चंबा ने क्या किया था, लाहौल को छीन लिया था कुल्लू से। तो प्रसिद्धपाल के टाइम में कुल्लू के राजा प्रसिद्धपाल ने क्या किया, इन्होंने लाहौल को भी चंबा से वापस ले लिया, आज़ाद करवा लिया। नेक्स्ट जो राजा हुए हैं दत्तेश्वर पाल, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं कि इनको क्या किया था, चंबा के राजा मेरुवर्मन ने हराया था दत्तेश्वर पाल को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब चंबा के साथ प्रसिद्धपाल ने फिर से लड़ाई की है ना, इन्होंने क्या बोलते हैं, लाहौल को वापस लिया है, अपने लाहौल को, जो इनकी अंडर आता था, कुल्लू के अंडर लाहौल आता था, उसको चंबा से वापस लिया। तो अब चंबा की तो दुश्मनी चली आ रही है इनसे ना, और साथ साथ स्पीति की भी चली आ रही है। तो दत्तेश्वर पाल के समय में क्या होगा, जब दत्तेश्वर पाल कुल्लू का राजा होगा, तो जो चंबा का राजा मेरुवर्मन है वो क्या करेगा, कुल्लू पर आक्रमण करेगा और दत्तेश्वर पाल को हरा दिया। और फिर वो कहेगा क्या, सॉरी, वह इस युद्ध में मारा गया, मतलब दत्तेश्वर पाल क्या होगा, इस युद्ध में मारा जाएगा। और दत्तेश्वर पाल पाल वंश का 31वां राजा था, ठीक है। तो मतलब इसमें आप ये रख सकते हो कि इसमें कुल्लू मतलब बहुत बुरी तरह से हार जाता है, किससे, चंबा से, ठीक है। चंबा से हार जाता है कैसे, क्योंकि मेरुवर्मन क्या करता है, दत्तेश्वर पाल को मार देता है। नेक्स्ट जो राजा हुआ है, अब जैसे दत्तेश्वर पाल को तो मार दिया, तो अब कुल्लू मतलब किसके अंडर है, एक तरीके से चंबा के अंडर है, कि चंबा ने यहाँ पर अपना एक तरह से वर्चस्व स्थापित कर लिया है। अब जो नेक्स्ट राजा है इनका वो है जोरेश्वर पाल। जोरेश्वर पाल क्या है, नेक्स्ट राजा है किसका, कुल्लू का। जोरेश्वर पाल नेक्स्ट राजा है। जोरेश्वर पाल ने बुशहर रियासत की सहायता से कुल्लू को चंबा से मुक्त करवाया। तो देखो क्या है, अब जैसे दत्तेश्वर पाल जब मर चुका है और कुल्लू क्या है, किसके अंडर आ गया, चंबा के अंडर आ गया। और जोरेश्वर पाल जो है ना, वो क्या है, वो खुद भी मतलब किसके अंडर है, चंबा के अंडर है इसका राज्य। जोरेश्वर पाल बेशक राजा बन गया है, लेकिन जो है उनका राज्य, जो कुल्लू राज्य है पूरा जोरेश्वर पाल के अंडर, वो किसका है, अभी चंबा के अधीन आता है, ठीक है। चंबा के अधीन आ रहा है वो, क्योंकि मेरुवर्मन ने इनके ऊपर कब्जा किया है। लेकिन बाद में क्या होगा, जैसे चंबा पर आक्रमण होगा, ठीक है, लक्ष्मी वर्मन के टाइम में, तो जोरेश्वर पाल जो है वो बुशहर के राजा से हेल्प लेगा और खुद को किससे, चंबा से मुक्त करा लेगा। तो जोरेश्वर पाल के समय में क्या होगा कि जैसे चंबा पर आक्रमण होता है, तिब्बतियों का, जहाँ तक मुझे याद है तिब्बतियों का आक्रमण होगा, तो जोरेश्वर पाल बुशहर से हेल्प लेगा और कुल्लू को चंबा से आज़ाद करवा लेगा, क्योंकि चंबा उस वक्त वीक पोजीशन में था। तो इसलिए जोरेश्वर पाल क्या करता है, इस मौके का फ़ायदा उठाता है और बुशहर रियासत की हेल्प से अपने आप को, मतलब कुल्लू राज्य को, अपने राज्य को क्या करता है, चंबा से आज़ाद करवा लेता है। जोरेश्वर पाल के समय जो है चंबा का राजा लक्ष्मीवर्मन था, ठीक है, लक्ष्मीवर्मन राजा था, ठीक है। तो लक्ष्मीवर्मन के टाइम में जब आक्रमण हुआ था, तिब्बतियों ने आक्रमण कर दिया था इसके टाइम में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट राजा होता है नारद पाल। वह चंबा के राजा साहिल वर्मन का समकालीन था। नारद पाल के बारे में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि वो चंबा के राजा साहिल वर्मन का समकालीन था। तो नारद पाल चंबा के राजा साहिल वर्मन का समकालीन था। कौन, नारद पाल। नारद पाल जो होता है वो चंबा के राजा साहिल वर्मन का समकालीन था। नेक्स्ट जो राजा हुआ है कुल्लू का वो है भूपाल। कुल्लू के जो 43rd जो राजा हुए हैं भूपाल, सुकेत राज्य के संस्थापक वीरसेन के समकालीन थे। तो जो भूपाल था कुल्लू का, ये 43वां राजा था। 43rd राजा भूपाल, कुल्लू के 43rd राजा कौन है, भूपाल। ये सुकेत राज्य के संस्थापक वीरसेन के समकालीन थे। जिन्होंने सुकेत राज्य की स्थापना की थी, वीरसेन उनके समकालीन थे। तो भूपाल और वीरसेन समकालीन थे, ठीक है। वीरसेन कहाँ का, सुकेत का। वीरसेन जो सुकेत राज्य का था, वीरसेन कहाँ का था, सुकेत राज्य का संस्थापक, और भूपाल कुल्लू का राजा, ये समकालीन थे। वीरसेन ने सिराज में भूपाल को हराकर उसे बंदी बनाया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वीरसेन है, वीरसेन सुकेत राज्य का संस्थापक, उसने क्या किया है, वीरसेन ने भूपाल को हराया और अपना बंदी बनाया, ठीक है। तो कुल्लू के राजा भूपाल को किसने बंदी बनाया, वीरसेन ने। सुकेत के राजा वीरसेन ने भूपाल को बंदी बनाया, ठीक है। पड़ोस के राज्यों के पाल वंश पर आक्रमण। तो पाल वंश पर इस तरह से आप देख सकते हो अभी भी आक्रमण बहुत चल रहे हैं, ठीक है। तो अब
अभी देखेंगे हम आगे आने वाले टाइम में किस किस का आक्रमण हुआ है। तो हस्तपाल 2 जब राजा बनता है उसके समय बुशहर ने आक्रमण किया। देखो हस्तपाल 2 के समय किसने आक्रमण कर दिया? बुशहर ने आक्रमण किया। फिर नरेंद्रपाल जब राजा बना उसके समय बंगाल ने आक्रमण कर दिया। नरेंद्रपाल के समय बंगाल ने आक्रमण किया। देखो बुशहर ने कब? हस्तपाल 2 के टाइम में आक्रमण किया। देखो बुशहर ने हेल्प भी की थी हालांकि जरशपाल की, लेकिन जो बुशहर है वो भी क्या करता है? हस्तपाल 2 के समय में आक्रमण कर देता है। नरेंद्रपाल किसके समय में आक्रमण करता है? बंगाल के समय में। और नंदपाल के समय में कांगड़ा आक्रमण कर देता है। नरेंद्रपाल के समय में कौन आक्रमण करता है? बंगाल। नरेंद्रपाल के समय में बंगाल आक्रमण करता है। नंदपाल के समय में कांगड़ा आक्रमण करता है। और केरलपाल के समय में सुकेत ने कुल्लू पर आक्रमण कर कब्जा किया, नजराना देने के लिए मजबूर किया। ठीक है, तो यहाँ पर केरलपाल जब होता है राजा तब सुकेत भी आक्रमण कर देता है। ठीक है, वैसे तो जो सुकेत का राजा है उसने वीरसेन ने पहले आक्रमण कर दिया, भूपाल के समय बंदी बना लिया, लेकिन सुकेत फिर से आक्रमण करेगा कब? केरलपाल के समय। पहले भूपाल के समय आक्रमण किया सुकेत ने, अब बाद में केरलपाल के समय आक्रमण करेगा। और कांगड़ा का जो राजा है वो नंदपाल के समय में आक्रमण करेगा। बंगाल का राजा नरेंद्रपाल के समय में। और हस्तपाल के समय जो हस्तपाल 2 होंगे, सॉरी, उनके समय में बुशहर आक्रमण करेगा। तो ये सारे भारी जो राज्य हैं उनके आक्रमण। अब देखते हैं उर्धानपाल। जो उर्धानपाल होता है पाल वंश का 72nd राजा होता है उर्धानपाल। जगत सुख में संध्या देवी मंदिर बनवाता है। तो उर्धानपाल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि जगत सुख में क्या करता है? संध्या देवी मंदिर बनाता है। कौन बनाता है? उर्धानपाल। उर्धानपाल जगत सुख में संध्या देवी मंदिर बनवाता है। उर्धानपाल जगत सुख में संध्या देवी मंदिर बनाता है। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जो पाल वंश जो चल रहा था उसका अंतिम शासक था कैलाशपाल। पाल वंश का अंतिम शासक कुल्लू में कैलाशपाल था, जिसके नाम के साथ पाल उपाधि लगी थी। समता व पाल वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, इसके बाद बनेगा सिंह बदानी वंश आएगा कुल्लू में। सिंह बदानी वंश आएगा पाल वंश के बाद। तो कैलाशपाल के बाद 50 वर्षों से अधिकतर समय के लिए कुल्लू जो है सुकेत के अधीन रहा। कुल्लू किसके अधीन रहा? पाल वंश के बाद सुकेत किसके अधीन, कुल्लू किसके अधीन रहा? सुकेत के अधीन रहा है। 1500 ईस्वी में सिद्ध सिंह ने सिंह बदानी वंश की स्थापना की। अब 1500 ईस्वी में क्या होगा? सिद्ध सिंह आएगा और वो सिंह बदानी वंश की स्थापना करेगा। उन्होंने जगत सुख को अपनी राजधानी बनाया। अब वो फिर से जगत सुख को अपनी राजधानी बनाएंगे। ठीक है, जगत सुख को फिर से राजधानी किसने बनाया? सिद्ध सिंह ने। सिद्ध सिंह के समय में जगत सुख को फिर से राजधानी बनाया गया। पहले किसके समय बनाया गया था? विहंग मणिपाल के समय में, लेकिन जो विशुद्धपाल आया था उसने नगर को अपनी राजधानी बना लिया था बाद में। और इसी तरह बाद में जगत सुख को फिर से राजधानी किसने बनाया है? सिंह बदानी वंश के संस्थापक सिद्ध सिंह ने। नेक्स्ट राजा जो होगा कुल्लू का वो है बहादुर सिंह। तो बहादुर सिंह जो है राजा बनते हैं 1532 में। सिद्ध सिंह के बाद उसका पुत्र जो होता है बहादुर सिंह वो राजा बनता है, गद्दी पर बैठता है। सुकेत के राजा अर्जुन सेन का समकालीन था। सुकेत का राजा कौन था इसके टाइम में? अर्जुन सेन था। ठीक है, उसने वजीरी रूपी और सिराज के राणा और ठाकुरों को जीत कर अपने राज्य में मिलाया। तो अब देखो जो वजीरी रूपी है और सिराज है, वजीरी जो सिराज है उसके राणा और ठाकुरों को जीतकर उसने अपने राज्य में मिलाया। बहादुर सिंह ने मकरसा में अपने लिए महल बनवाया। तो बहादुर सिंह ने कहाँ पे अपने लिए महल बनवाया था? मकरसा में बहादुर सिंह ने अपने लिए महल बनवाया। मकरसा की स्थापना महाभारत के विदुर के पुत्र मकस ने की थी। जो मकरसा है उसकी स्थापना महाभारत के विदुर के पुत्र मकस ने की थी। तो मकरसा में जो है अपने लिए कौन सा राजा महल बनाता है? जो कुल्लू का बहादुर सिंह, जो कुल्लू का बहादुर सिंह होता है वो मकरसा में अपने लिए महल बनाता है। मकरसा की स्थापना किसने की थी? विदुर के पुत्र मकस ने की थी महाभारत के समय। मकस का विवाह तांदी राक्षस की बेटी से हुआ था। तो मकस का विवाह तांदी राक्षस की बेटी से हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है कि जो मकस का पालन पोषण व्यास ऋषि ने किया था। मकस का पालन पोषण किसने किया था? ऋषि व्यास ने किया था। उसकी राजधानी उस समय नगर थी। राज्य की राजधानी उस समय क्या थी? नगर थी। बहादुर सिंह ने अपने पुत्र प्रताप सिंह का विवाह चंबा के राजा गणेश वर्मन की बेटी से कराया। तो चंबा के राजा गणेश वर्मन की बेटी से उन्होंने अपनी पुत्र का विवाह कराया प्रताप सिंह का। ठीक है, और बहादुर सिंह के बाद प्रताप सिंह, फिर प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह और कल्याण सिंह मुगलों के अधीन रहकर कुल्लू के शासक रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राजा आता है वो है जगत सिंह। तो जगत सिंह के बारे में क्या दिया गया है कि
जगत सिंह कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ है। जगत सिंह ने लग वजीरी और बहारी सिराज पर कब्जा किया। उन्होंने डुग्गी लग को जोगचंद और सुल्तानपुर को सुल्तानचंद को के बीच पराजित कर लग वजीरी पर कब्जा किया। ठीक है, उन्होंने डुग्गी लग के जोगचंद को और सुल्तानपुर के सुल्तानचंद को पराजित किया और फिर लग वजीरी पर कब्जा किया। औरंगजेब ने उन्हें कुल्लू का राजा कहा था। तो औरंगजेब ने कुल्लू का राजा किसे कहा था? जगत सिंह को। ठीक है, ऐसे तो सारे कुल्लू के राजा, लेकिन औरंगजेब ने इनको कह दिया कुल्लू का राजा। किसको? जगत सिंह को कुल्लू का राजा कहा था औरंगजेब ने। कुल्लू के राजा जगत सिंह ने 1640 में दारा शिकोह के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो कुल्लू के कौन से राजा ने दारा शिकोह के विरुद्ध विद्रोह किया था? जगत सिंह ने। कब? 1640 में। 1640 में कुल्लू के राजा जो जगत सिंह थे, उन्होंने दारा शिकोह के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। ठीक है, 1657 में उसके फरमान को मानने से मना कर दिया। 1657 में उसके फरमान को भी मानने से मना कर दिया, दारा शिकोह के फरमान को भी मानने से मना कर दिया। और 1640 में राजा जगत सिंह जो कुल्लू के थे, उन्होंने दारा शिकोह के विरुद्ध विद्रोह किया। 1657 में उसके फरमान को मानने से मना कर दिया। अब देखो, राजा जगत सिंह के समय में क्या होता है कि टिप्परी का एक ब्राह्मण होता है, वो आत्महत्या कर देता है, आत्महत्या कर लेता है। उसके दोष से मुक्त होने के लिए राजपाट रघुनाथ जी को सौंप दिया। तो मतलब राज जगत सिंह की वजह से टिप्पी का जो ब्राह्मण होता है वो आत्महत्या कर लेता है। और इस दोष से मुक्त होने के लिए क्या करते हैं राजा जो जगत सिंह होते हैं, वो सारा राजपाट रघुनाथ जी जो भगवान है रघुनाथ जी, उनको सौंप देते हैं। राजा जगत सिंह ने 1653 में क्या किया? तो ये इम्पॉर्टेंट है कि राजा जगत सिंह ने 1653 में दामोदर दास जो ब्राह्मण थे, उसे रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से मंगवाकर स्थापित कर राजपाट उन्हें सौंप दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि कौन से राजा ने, ठीक है, जो इनसे रघुनाथ जी की प्रतिमा मंगवाई थी अयोध्या से? तो राजा जगत सिंह ने मंगवाई थी। कब मंगवाई थी? 1653 में मंगवाई थी। और कौन लेकर आया था? तो दामोदर दास लेकर आया था, ये ब्राह्मण था। तो इन्होंने अयोध्या से जो है रघुनाथ जी की मूर्ति लाई थी, दामोदर दास ने, जगत सिंह के कार्यकाल में 1653 में। राजा जगत सिंह के समय में ही कुल्लू के ढालपुर मैदान पर कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजा जगत सिंह के समय से ही कुल्लू के जो ढालपुर मैदान है, वहाँ पर कुल्लू का दशहरा बनाया जाता है। तो कब से? राजा जगत सिंह के समय से ही कुल्लू के ढालपुर मैदान में कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है। राजा जगत सिंह ने 1660 में अपनी राजधानी नग्गर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कब? 1660 में क्या किया है राजा जगत सिंह ने? जो अपनी राजधानी है वो नग्गर से कहाँ स्थानांतरित की है? सुल्तानपुर स्थानांतरित की है। नग्गर से सुल्तानपुर स्थानांतरित किया है 1660 में। 1660 में राजा जगत सिंह ने 1660 में अपनी राजधानी नग्गर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की है। नग्गर से सुल्तानपुर किसने स्थानांतरित की? राजा जगत सिंह ने। और 1660 में नेक्स्ट है, जगत सिंह ने 1660 में रघुनाथ जी का मंदिर और महल का निर्माण करवाया। तो उन्होंने क्या किया? 1660 में ही रघुनाथ जी का मंदिर और महल का निर्माण करवाया। कुल्लू के वैष्णव धर्म का प्रचार का जो है समय भी जगत सिंह के समय में ही हुआ था। मतलब कुल्लू में वैष्णव धर्म का प्रचार जो हुआ है वो जगत सिंह के समय में ही हुआ है। तो नेक्स्ट है कुल्लू के राजा हैं विधि चंद। तो राजा विधि चंद जो थे, उन्होंने तिब्बत के विरुद्ध लड़ाई में मुगल सेना की सहायता की थी। राजा विधि चंद ने मुगलों की सहायता की थी। किसके विरुद्ध? तिब्बत के विरुद्ध लड़ाई में मुगलों की सहायता की थी राजा विधि चंद ने। तो जो मुगल थे, उन्होंने इस सहायता के बदले ऊपरी लाहौल का भाग जो है वो कुल्लू में मिला दिया। राजा विधि चंद ने तिब्बत के विरुद्ध लड़ाई में मुगल सेना की सहायता की, जिसके बदले उसे लाहौल का भाग मिल गया। तो मुगलों ने उसे लाहौल का भाग दे दिया था राजा विधि सिंह को। उसने चंद्रभागा से तांडी के बीच का भाग भी चंबा से वापस ले लिया। तो जो राजा विधि चंद था, उसने चंद्रभागा से तांडी के बीच का जो भाग था वो किससे? चंबा से वापस ले लिया। नेक्स्ट कुल्लू का राजा हुआ है मानसिंह। कुल्लू के राजा मानसिंह ने मंडी पर आक्रमण कर गुम्मा दरंग नमक की खाने थी, उन पर 1700 ईस्वी में कब्जा जमाया। तो जो कुल्लू के राजा मानसिंह थे, उन्होंने कुल्लू के राजा मानसिंह ने मंडी पर आक्रमण किया
और दुमा और दरंग की जो खाने हैं, गुमा और दरंग की जो नमक के खाने हैं, उनको 1700 ईस्वी में उन पर कब्जा कर लिया राजा मान सिंह ने। मंडी पर आक्रमण किया और गुमा दरंग की नमक के खानों को अपने अधीन कर लिया। कब? 1700 ईस्वी में। उसने बंगाल के राजा पृथ्वीपाल को मंडी के राजा सिद्धसेन द्वारा हत्या के बाद उसकी रानी की सहायता की और भीड़ के भाग पर अधिकार कर मंडी की सेना को हराया। भीड़ के भाग पर अधिकार किया। तो यहाँ कहा गया है कि जो बंगाल का राजा होता है पृथ्वीपाल, ठीक है, और मंडी के राजा सिद्धसेन, इनकी जो बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की ना हत्या कौन करता है? मंडी का राजा सिद्धसेन। तो मंडी के राजा सिद्धसेन किसकी हत्या कर देते हैं? बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की। मंडी के राजा सिद्धसेन ने बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की क्या कर दी? हत्या की थी। ये हम जब मंडी पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे कि जो मंडी के राजा होंगे सिद्धसेन, वो किसकी हत्या कर देंगे? बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की। तो जो बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की हत्या हो जाती है, तो जो बंगाल की रानी होती है उनकी सहायता कौन करते हैं? मान सिंह करते हैं, ठीक है, उनकी सहायता करते हैं मान सिंह। और भीड़ जो जगह है वहाँ पर भी अधिकार कर मंडी की सेना को हराया। तो मंडी की सेना को हराया क्योंकि वो एक तरह से मान सिंह जो थे बंगाल के साथ थे। जब बंगाल के राजा की हत्या कर दी जाती है पृथ्वीपाल की, तो वो यहाँ की रानी का साथ देते हैं, ठीक है। और किसके विरुद्ध? मंडी के राजा सिद्धसेन के विरुद्ध। और उनसे भीड़ जो क्षेत्र है वो भी वापस ले लेते हैं। उसने लाहौल स्पीति को अपने अपना अधिकार कर तिब्बत की सीमा लिंगटी नदी के साथ निर्धारित की। जो राजा मानसिंह होते हैं वो क्या करते हैं? लाहौल स्पीति को अपने अधीन कर लेते हैं। लाहौल स्पीति को अपने अधीन कौन करता है? राजा मानसिंह लाहौल स्पीति को अपने अधीन करते हैं और तिब्बत की सीमा कहाँ निर्धारित करते हैं? लिंगटी नदी के पास। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कुल्लू के कौन से राजा ने लाहौल स्पीति को अपने अधीन कर तिब्बत की सीमा लिंगटी नदी के साथ निर्धारित की थी? तो मेन है इन्होंने लाहौल स्पीति को तो हराए ही, अपने अधीन किया ही है, लेकिन इन्होंने साथ ही तिब्बत की सीमा लिंगटी नदी के साथ निर्धारित कर दी है। लिंगटी नदी के साथ तिब्बत की सीमा निर्धारित की है किसने? राजा मानसिंह ने। उसने शांगरी को कुल्लू में मिला लिया। शांगरी जो जगह थी उसे कुल्लू में किसने मिलाया है? मानसिंह ने। तो शांगरी जो स्थान है उसे कुल्लू में मिलाने का श्रेय किसको जाता है? राजा मानसिंह को। तथा कोटगढ़, कुमारसेन, बलसन के राजाओं से कर वसूल किए। तो कोटगढ़, कुमारसेन और बलसन के राजाओं से कर वसूल किए थे किसने? राजा मानसिंह ने। कुल्लू के राजा मानसिंह ने शांगरी को कुल्लू में मिलाया। शांगरी को कुल्लू में मिलाया और कोटगढ़, कुमारसेन और बलसन के राजाओं से कर वसूल किए। उसने भारी सिराज का 15-20 का भाग बुशहर से जीतकर वहाँ पर 3 किले 15-20 दवको पोचका और टांगुस्ता बनवाए। तो उन्होंने जो 15-20 जगह है ये भाग उन्होंने भारी सिराज से जीता था। तो कुल्लू के जो भारी सिराज था वहाँ से, या सिराज या सिराज कुछ भी बोल सकते हो आप इस जगह को, तो भारी सिराज जो था वहाँ से जो 15-20 का भाग है या क्षेत्र है उसको बुशहर से जीता। किससे जीता? बुशहर से जीता। और कहाँ मिला है इसको? अपने राज्य में मिला। और 15-20 3 किले बनवाए हैं। 15-20 दवको पोचका और टांगुस्ता जो है किले बनवाए हैं। 15-20 दवको पोचका और टांगुस्ता ये किले बनवाए हैं। उसके बाद दिया गया है कि उसके शासनकाल में कुल्लू रियासत का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मील हो गया। वर्ष 1719 में कुमारसेन के राजा ने बुशहर रियासत के साथ मिलकर धोखे से श्रीकोट में मानसिंह को मरवा दिया। तो जो कुमारसेन का राजा होता है वो बुशहर रियासत के साथ मिलकर धोखे से श्रीकोट में मानसिंह को मरवा देता है। कहाँ मरवाते हैं मानसिंह को? श्रीकोट में। तो मानसिंह इंपॉर्टेंट राजा हुए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं मानसिंह के बारे में। तो कुल्लू के राजा मानसिंह ने मंडी पर आक्रमण कर क्या किया था? गुम्मा और दिरंग नमक के खानों पर 1700 ईस्वी में कब्जा किया था। कहाँ पर? मंडी पर आक्रमण किया, गुम्मा दिरंग की नमक के खाने जो हैं उन पर कब्जा किया और 1700 ईस्वी में किया था ये जो उन्होंने कब्जा किया है। उसने बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की जो है रानी जो थी उनकी सहायता की थी, क्योंकि बंगाल के राजा पृथ्वीपाल को तो मार दिया गया था मंडी के राजा सिद्धसेन के द्वारा। और जो उनकी रानी थी उनकी सहायता किसने की? मानसिंह ने। और लाहौल स्पीति को उन्होंने अपने अधीन किया मानसिंह ने, और लिंगटी नदी के साथ तिब्बत की सीमा निर्धारित की। और उसके बाद उन्होंने शांगरी को कुल्लू में मिलाया
और कोटगढ़ कुमारसेन बलसन के राजाओं को से कर वसूला या फिर उनको कर देने के लिए मजबूर किया। और 15-20 का जो क्षेत्र है उन्होंने वो बुशहर से जीता और वहाँ पर 3 किले बनाए। 15-20 का क्षेत्र जो जीता था वहाँ पर 3 किले बनाए हैं, एक 15-20, एक दवको पोचका और टांगुस्ता। और इनके जो काल में ही जो है क्षेत्रफल जो था कुल्लू का वो 10,000 वर्ग मील हो गया था। और 1719 में क्या होता है कि कुमारसेन के राजा ने बुशहर रियासत के साथ मिलकर धोखे से श्रीकोट में मानसिंह को मरवा दिया था। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि 1719 में कुमारसेन के राजा ने बुशहर रियासत के साथ मिलकर श्रीकोट में कुल्लू के किस राजा को मरवा दिया था, तो मानसिंह को मरवाया था। नेक्स्ट राजा देखते हैं। नेक्स्ट राजा है राज सिंह। राजा राज सिंह के समय जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने कुल्लू की यात्रा की थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि राजा राज सिंह के समय गुरु गोविंद सिंह जी ने कुल्लू की यात्रा की थी और उन्होंने मुगलों के विरुद्ध सहायता मांगी जिसे राजा ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या है मुगलों के विरुद्ध सहायता मांगी जिसे राजा ने अस्वीकार कर दिया। मेन फैक्ट ये था कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कुल्लू की यात्रा की थी राजा राज सिंह के समय में। जयसिंह के समय में मंडी के राजा शमशेर सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया। तो मंडी के राजा शमशेर सेन ने कुल्लू पर कब आक्रमण किया? जयसिंह के समय। जयसिंह के समय मंडी के राजा शमशेर सेन ने कुल्लू पर आक्रमण करके चाहोर इलाके पर कब्जा कर लिया। तो जयसिंह के समय क्या हुआ? मंडी के राजा शमशेर सेन ने कुल्लू पर आक्रमण करके चाहोर इलाके पर कब्जा कर लिया। जयसिंह के समय मंडी के राजा किसने? शमशेर सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया और किस इलाके को अपने कब्जे में किया? चाहोर को। जयसिंह अयोध्या में रघुनाथ मंदिर में रहने लगा। अब जयसिंह ने क्या किया? वो अयोध्या में रघुनाथ मंदिर में रहने लगा। लाहौर के मुगल सूबेदार से डरकर, जो लाहौर के मुगल सूबेदार होते हैं उनसे डरकर जयसिंह जो है अयोध्या के रघुनाथ मंदिर में रहने लगा और उसने राज्य अपने चचेरे भाई टेडी सिंह को सौंप दिया। जयसिंह ने राज्य किसको सौंप दिया था? अपने चचेरे भाई टेडी सिंह को सौंप दिया था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं राजा टेडी सिंह जो है उनके बारे में। टेडी सिंह ने वैरागियों के साथ मिलकर अपने विरोधियों को मरवाया। पहले टेडी सिंह ने क्या किया? वैरागियों के साथ मिलकर अपने विरोधियों को मरवाया। उसके शासनकाल में नर्तकी और सन्यासी जयसिंह का बहरूपिया की बातों में आकर जनता ने विद्रोह किया। तो उसके शासनकाल में क्या होता है टेडी सिंह के काल में कि एक नर्तकी होती है और एक सन्यासी होता है। जो सन्यासी होता है वो जयसिंह का मतलब जिसको जो रियासत से बाहर जाकर पहले राजा था जो वो अयोध्या में रह रहा था, तो उसका बहरूपिया जो होता है वो और एक नर्तकी, तो उनका बहरूपिया सन्यासी के रूप में और एक नर्तकी जो होता है उनके बातों में आकर जनता ने विद्रोह किया था टेडी सिंह के विरुद्ध। टेडी सिंह के कार्यकाल में घमंडचंद ने कुल्लू पर आक्रमण किया। तो टेडी सिंह के कार्यकाल में जो घमंडचंद होता है वो क्या करता है? कुल्लू पर आक्रमण करता है। कांगड़ा का राजा घमंडचंद टेडी सिंह के काल में कुल्लू पर आक्रमण करता है। इसी समय मुस्लिम कट्टरपंथियों ने बजोरा मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा और टेडी सिंह के समय में ही जो मुस्लिम कट्टरपंथी होते हैं वो बजोरा मंदिर में की जो मूर्तियाँ होती हैं वहाँ उससे तोड़ देते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कुल्लू के किस राजा के शासनकाल में जो मुस्लिम कट्टरपंथी होते हैं वो बजोरा मंदिर की मूर्तियों को तोड़ देते हैं टेडी सिंह के कार्यकाल में, या फिर इनके कार्यकाल में किस मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा गया था? तो बजोरा मंदिर जो है कुल्लू का, वहाँ की मूर्तियों को तोड़ा गया था कुल्लू के राजा टेडी सिंह के कार्यकाल में। और जो नर्तकी और सन्यासी की बातों में आकर जनता ने किस कुल्लू के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था? टेडी सिंह के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। राजा टेडी सिंह ने वैद संतान नहीं थी और दासी पुत्र जो था उनका प्रीतम सिंह वो 1767 में गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट जो राजा है प्रीतम सिंह, उनके बारे में देखते हैं हम लोग। तो प्रीतम सिंह कांगड़ा के राजा संसार चंद और मंडी के राजा शमशेर सेन और चंबा के राजा राज सिंह का समकालीन था। तो प्रीतम सिंह संसार चंद का समकालीन था, कांगड़ा के राजा संसार चंद का समकालीन था, मंडी का राजा शमशेर सेन था इनके समय में, और चंबा का राजा कौन था? राज सिंह था। जैसे हमने पढ़ा भी था कि राज सिंह और संसार चंद का युद्ध हो जाता है जिसमें राज सिंह को जो है चंबा के राजा राज सिंह को संसार चंद मार देता है ना। तो जो प्रीतम सिंह है ये इन दोनों का समकालीन तो है ही, और साथ में मंडी के राजा शमशेर सेन का समकालीन है। उसके बाद दिया गया है कि उसके शासनकाल में चंबा के राजा राज सिंह ने बीड़ बंगाल पर अधिकार कर कुल्लू की वजीर भागचंद को बंदी बनाया था। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो
चंबा का राजा राज सिंह होता है वो बीड़ बंगाल पर इनके दौरान ही, प्रीतम सिंह के दौरान ही, इनके शासनकाल के दौरान अधिकार कर लेता है और कुल्लू के जो वजीर होते हैं भागचंद, उनको बंदी बना देता है। तो कुल्लू के वजीर भागचंद को प्रीतम सिंह जब राजा होते हैं तब कौन बंदी बनाता है? राजा राज सिंह, चंबा का राजा। चंबा के राजा राज सिंह ने बीड़ बंगाल क्षेत्र पर अधिकार किया और इनके वजीर भागचंद को बंदी बनाया। किसके शासनकाल में? प्रीतम सिंह के शासनकाल में। और जिसे राजा प्रीतम सिंह ने 15,000 रुपये देकर छुड़वाया था बाद में। ठीक है, नेक्स्ट राजा जो हुए हैं वो हैं प्रीतम सिंह। इनके बारे में देखते हैं। तो प्रीतम सिंह 1806 में प्रीतम सिंह की मृत्यु के बाद ना विक्रम सिंह गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में 1810 में कुल्लू पर पहला सिख आक्रमण हुआ। इम्पोर्टेंट है, किस राजा के काल में कुल्लू पर पहला सिख आक्रमण हुआ था? तो ये विक्रम सिंह के काल में हुआ था। और कब? 1810 में। 1810 में कुल्लू पर पहला सिख आक्रमण हुआ था। ठीक है, 1810 में कुल्लू पर पहला सिख आक्रमण हुआ था। किस राजा के काल में? राजा विक्रम सिंह के काल में। 1810 में कुल्लू पर पहला सिख आक्रमण हुआ राजा विक्रम सिंह के काल में। जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जो ये सिख आक्रमण हुआ था 1810 में कुल्लू पर पहला, विक्रम सिंह के काल में, इसका नेतृत्व कर रहे थे सिख दीवान मोहकम चंद। सिख दीवान मोहकम चंद के जो है नेतृत्व में, सिख दीवान कौन थे? सिख दीवान मोहकम चंद, इनके नेतृत्व में कुल्लू पर पहला सिख आक्रमण होता है 1810 में। और राजा कौन होता है उस समय? राजा विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ने गोरखाओं को शांगरी क्षेत्र के लिए कर दिया। तो विक्रम सिंह ने गोरखाओं को क्या किया? जो सांगरी क्षेत्र होता है उसके लिए कर दिया। और संसार चंद ने भी कुल्लू राज्य से कर वसूला। तो संसार चंद ने भी कुल्लू राज्य से कर वसूला, मतलब जो कुल्लू राज्य था उन्होंने गोरखों को भी कर दिया है, टैक्स दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने कांगड़ा के राजा संसार चंद को भी टैक्स दिया है। नेक्स्ट जो राजा हैं वो हैं अजीत सिंह। विक्रम सिंह की अविवाहित रानी, विक्रम सिंह की विवाहिता रानी की कोई संतान नहीं थी, अतः उसकी मृत्यु के उपरांत विक्रम सिंह की रखैल का पुत्र जो अजीत सिंह, उसको गद्दी पर बिठाया गया। राजा अजीत सिंह के समय 1820 में विलियम मुरक्राफ्ट ने कुल्लू की यात्रा की। तो अजीत सिंह के समय 1820 में विलियम मुरक्राफ्ट ने कुल्लू की यात्रा की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुल्लू के किस राजा के समय 1820 में विलियम मुरक्राफ्ट ने कुल्लू की यात्रा की थी? राजा अजीत सिंह के समय। जो कुल्लू के राजा अजीत सिंह थे उनके समय में 1820 में विलियम मुरक्राफ्ट ने कुल्लू की यात्रा की थी। तो विलियम मुरक्राफ्ट ने कुल्लू की यात्रा कब की थी? 1820 में। उस वक्त राजा कौन था? राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह के काल में जो विलियम मुरक्राफ्ट होते हैं उन्होंने कुल्लू की यात्रा की थी। राजा अजीत सिंह के समय में 1820 में विलियम मुरक्राफ्ट ने कुल्लू की यात्रा की। वह कुल्लू की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय यात्री थे। तो कुल्लू की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय यात्री कौन थे? विलियम मुरक्राफ्ट। विलियम मुरक्राफ्ट पहले यूरोपीय यात्री थे जिन्होंने कुल्लू की यात्रा की है, और उन्होंने 1820 में कुल्लू की यात्रा की, विलियम मुरक्राफ्ट ने। और राजा कौन था उस समय? राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह के चाचा किशन सिंह ने कांगड़ा की मदद से कुल्लू पर आक्रमण किया। तो जो राजा अजीत सिंह होते हैं, इनके जो चाचा थे किशन सिंह, वो यहाँ की सत्ता हथियाना चाहते थे, खुद राजा बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांगड़ा की मदद ली और कुल्लू पर आक्रमण किया। राजा अजीत सिंह ने मंडी की सहायता से किशन सिंह को पराजित कर बंदी बनाया। तो राजा अजीत सिंह ने भी क्या किया? मंडी की सहायता ली। तो मंडी की सहायता ली किसने? कुल्लू के राजा अजीत सिंह ने। और इनकी जो किशन सिंह थे, इसके चाचा, अजीत सिंह के चाचा, इन्होंने किसकी हेल्प ली थी? कांगड़ा की हेल्प। लेकिन किशन सिंह फिर भी हार जाता है, अजीत सिंह से हार जाता है किशन सिंह, और इसे बंदी बना लिया जाता है। काबुल के अमीर शाह शुजा ने कुल्लू में शरण ली। तो जो काबुल के ये होते हैं, आमिर होते हैं शाह शुजा, वो भी कुल्लू में शरण लेते हैं। कौन? काबुल के आमिर शाह शुजा। काबुल के आमिर शाह शुजा ने कहाँ शरण ली थी? हिमाचल में कुल्लू में शरण ली थी। रंजीत सिंह नाराज, जिससे क्या होता है? रंजीत सिंह नाराज हो जाता है, क्योंकि जो शाह शुजा था उससे रंजीत सिंह की मतलब नहीं बनती थी। तो कुल्लू से रंजीत सिंह क्या होता है? नाराज हो जाता है, और दंड स्वरूप क्या करता है? 80,000 रुपये की मांग की। उन्होंने, जो रंजीत सिंह थे, उन्होंने 80,000 रुपये की मांग की, क्योंकि इन्होंने शाह शुजा जो थे आमिर काबुल के, उनको शरण दी थी। इस कारण कुल्लू सेना ने 1818 में वजीर शोभाराम के भाई के नेतृत्व में स्पीति पर आक्रमण किया। तो कुल्लू सेना ने क्या किया 1818 में?
कब 1818 की बात कर रहे हैं कि कुल्लू की जो सेना है उन्होंने 1818 में वजीर शोभाराम के भाई के नेतृत्व में, जिनके वजीर होते हैं शोभाराम, कुल्लू के वजीर शोभाराम जो होते हैं, तो 1818 में उनके भाई के नेतृत्व में क्या करते हैं, ये स्पीति पर आक्रमण करते हैं। तो स्पीति पर आक्रमण कब करते हैं, 1818 में, और शोभा जो राम है वजीर, उनके भाई के नेतृत्व में। कुल्लू जो सेना है ने लाहौल सेना की मदद से 1818-19 में जास्कर पर आक्रमण किया। तो जो कुल्लू की सेना है वो लाहौल सेना की हेल्प भी लेती है। कुल्लू की सेना किसकी हेल्प लेती है, लाहौल सेना की हेल्प भी लेती है। और क्या करते हैं ये 1818-19 में क्या करते हैं, जास्कर पर आक्रमण कर देते हैं। जनरल वेंचुरा ने मंडी के साथ 1840 में कुल्लू पर आक्रमण कर राजा अजीत सिंह को कुल्लू रियासत से खदेड़ दिया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो कुल्लू का राजा अजीत सिंह होता है उसको वहाँ से खदेड़ दिया जाता है, किसके द्वारा, जनरल वेंचुरा के द्वारा। तो जनरल वेंचुरा क्या करते हैं, जनरल वेंचुरा मंडी के साथ 1840 में, जनरल वेंचुरा 1840 में मंडी के साथ कुल्लू पर आक्रमण कर अजीत सिंह को कुल्लू रियासत से खदेड़ देते हैं। तो जनरल वेंचुरा ने कुल्लू के किस राजा को 1840 में खदेड़ा था, तो वो थे राजा अजीत सिंह। उस समय राजा अजीत सिंह सिख सम्राट थे। तो इन्होंने कहा है कि उस समय राजा अजीत सिंह जो थे वो सिख सम्राट थे। राजा अजीत सिंह ने सांगरी जो ब्रिटिश संरक्षण में रियासत में शरण ली और उनकी मृत्यु 1841 में हो गई। कुल्लू रियासत 1840 से 46 तक सिखों के अधीन रही है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 1840 में देखो जनरल वेंचुरा ने कुल्लू पर आक्रमण किया है अजीत सिंह के समय, और साथ ही 1840 से 46 तक जो है, जो इनकी रियासत है वो सिख संरक्षण में रही है। आगे दिया गया है कि ब्रिटिश सत्ता एवं जिला निर्माण। तो प्रथम सिख युद्ध के बाद 9 मार्च 1846 को कुल्लू रियासत अंग्रेजों के अधीन आ गई। तो प्रथम सिख युद्ध जब हुआ था उसके बाद 9 मार्च 1846 को जो संधि हुई है 9 मार्च 1846 को, उसमें कुल्लू रियासत जो है अंग्रेजों के अधीन आ गई। अंग्रेजों ने वजीरी रूपी को कुल्लू के शासकों को शासन करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रदान किया। तो उन्होंने, जैसे हमने पढ़ा था कि 7 वजीरियाँ थी, उनमें से जो वजीरी रूपी होती है सिर्फ वही दी कुल्लू के शासकों को कि यहाँ पर आप स्वतंत्र रूप से शासन कीजिए वजीरी रूपी पर। लाहौल स्पीति को 9 मार्च 1846 को कुल्लू के साथ मिलाया गया। अब 9 मार्च 1846 को क्या किया गया, जो लाहौल स्पीति जो था उसको कुल्लू के साथ ही मिला दिया गया। 9 मार्च 1846 को लाहौल स्पीति को कुल्लू के साथ मिलाया गया। स्पीति को लद्दाख से कुल्लू में मिलाया गया, और स्पीति भी जो है उसको भी लद्दाख से निकाल कर कहाँ मिलाया गया, कुल्लू में मिलाया गया। इस तरह से 9 मार्च 1846 को लाहौल और स्पीति जो दोनों जगह है उसको कहाँ मिला दिया गया, कुल्लू में मिला दिया गया। ठीक है, स्पीति को कहाँ से निकाला था, लद्दाख से निकाल कर, और लाहौल स्पीति जो पूरा एरिया है उसको 9 मार्च 1846 को कुल्लू में मिलाया गया। कुल्लू को 1846 में कांगड़ा का उपमंडल बनाकर शामिल किया गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुल्लू को जो कांगड़ा का उपमंडल बनाकर 1846 में शामिल किया गया था। ठीक है, कुल्लू को 1846 में कांगड़ा का उपमंडल बनाकर शामिल किया गया। कुल्लू उपमंडल का पहला सहायक आयुक्त कौन था, कैप्टन हे था। तो जो कैप्टन हे थे ये कुल्लू उपमंडल का पहले जो है सहायक आयुक्त थे। ठीक है, कुल्लू उपमंडल जो बनाया गया था कहाँ, 1846 में बनाया गया था। और किसका उपमंडल बनाया गया था, जैसे कांगड़ा का। तो कुल्लू उपमंडल बनाया गया था 1846 में, कांगड़ा का उपमंडल बनाया गया था कुल्लू को 1846 में। और इसी जो कुल्लू उपमंडल है इसका पहला सहायक आयुक्त किसको बनाया गया था, कैप्टन हे को। सिराज तहसील का उस समय मुख्यालय बंजार था। सिराज तहसील का उस समय मुख्यालय क्या था, बंजार। सिराज का जो सिराज तहसील होती है उसका मुख्यालय क्या था, बंजार था। सिराज तहसील का मुख्यालय बंजार था। स्पीति को 1862 में सिराज से निकालकर कुल्लू की तहसील बना गया। और जो स्पीति होता है उसको 1862 में सिराज से निकालकर कुल्लू की तहसील बनाया गया। मतलब स्पीति था तो कुल्लू में ही, जैसे हमने अभी पढ़ा 1846 में, जो स्पीति है और लाहौल है उसको कुल्लू का हिस्सा बना दिया गया था। लेकिन पहले ये किस सिराज तहसील के अंदर आता था। ठीक है, जो स्पीति था सिराज तहसील के अंदर आता था। ठीक है, और सिराज तहसील का जो मुख्यालय था वो बंजार था। सिराज तहसील का मुख्यालय क्या था, बंजार था। मतलब कुल्लू की एक इम्पॉर्टेंट जो तहसील है जिसको सराज या सिराज बोला जाता है वो मतलब तहसील थी, सिराज तहसील इम्पोर्टेंट थी, उसका मुख्यालय बंजार था।
और इसी जो सिराज तहसील थी इसमें से ही 1862 में से इस तहसील में से स्पीति को निकाला गया और इसको एक अलग तहसील बनाया गया। ये सब कुछ कुल्लू के अंडर ही हो रहा है। मतलब देखो, कांगड़ा का उपमंडल क्या, कुल्लू, और कुल्लू के अंदर की ही लाहौल स्पीति मिलाया गया था, और कुल्लू की ही एक तहसील थी जिसका नाम सिराज था। ठीक है, और उस सिराज की जो वो था मुख्यालय था वो बंजार था। अब इस सिराज तहसील में से जो स्पीति है उसको निकाला गया और एक और अलग से तहसील बनाई गई 1862 में। ठीक है, तो इस तरह से 1862 में जो कुल्लू की अलग से तहसील बन जाती है स्पीति। और 1863 में वायसराय लॉर्ड एल्गिन कुल्लू आने वाले प्रथम वायसराय थे। तो 1863 में क्या होता है कि जो ये वायसराय होते हैं लॉर्ड एल्गिन, ये कुल्लू आने वाले प्रथम वायसराय थे। तो 1863 में कुल्लू आने वाले प्रथम वायसराय कौन थे? वायसराय लॉर्ड एल्गिन। वायसराय लॉर्ड एल्गिन कुल्लू आने वाले प्रथम वायसराय थे। कब आए थे? 1863 में। तो 1863 में जो लॉर्ड हमारे एल्गिन हैं, ये कुल्लू आने वाले प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड एल्गिन कुल्लू आने वाले प्रथम वायसराय थे। कुल्लू उपमंडल से अलग होकर लाहौल स्पीति जिले का गठन 30 जून 1960 को हुआ। तो कुल्लू उपमंडल से अलग होकर लाहौल स्पीति को जिले के रूप में गठित किया गया कब? 30 जून 1960 को। तो कुल्लू उपमंडल से अलग होकर लाहौल स्पीति जिले का गठन 30 जून 1960 को हुआ। कुल्लू उपमंडल से अलग होकर लाहौल स्पीति जिले का गठन कब हुआ है? 30 जून 1960 को। कुल्लू उपमंडल को 1963 में कांगड़ा से अलग कर पंजाब का जिला बनाया गया, और कुल्लू उपमंडल को भी 1963 में कांगड़ा से निकालकर पंजाब का जिला बनाया गया। कुल्लू उपमंडल को कब? 1963 में कांगड़ा से निकालकर पंजाब का जिला बनाया गया। कुल्लू उपमंडल को पंजाब का जिला कब बनाया गया था? 1963 में। कहाँ से निकालकर? कांगड़ा के उपमंडल के रूप से निकालकर इसको अब जिला बना दिया गया। कहाँ का? पंजाब का। कुल्लू जिले के पहले जो आयुक्त थे वो गुरचरण सिंह थे। तो कुल्लू जिले के जो पहले आयुक्त थे वो कौन थे? गुरचरण सिंह। गुरचरण सिंह जो थे वो कुल्लू जिले के पहले उपायुक्त थे। कुल्लू जिले का 1 नवंबर 1966 मतलब 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हिमाचल प्रदेश में विलय हो गया। अब बाद में कुल्लू जिले को 1 नवंबर 1966 को क्या करता है? पंजाब से निकालकर हिमाचल में वापस से शामिल कर देते हैं 1 नवंबर 1966 को। थोड़े से पॉइंट इसमें जो हैं अर्थव्यवस्था से भी इम्पोर्टेंट है, उसे हम देख लेते हैं। कृषि और पशुपालन। तो कुल्लू के सैंज में खाद्यान्न बीज संवर्धन फार्म स्थित है। तो कुल्लू के सैंज में खाद्यान्न बीज संवर्धन फार्म स्थित है। तो कुल्लू में किस स्थान पर खाद्यान्न बीज संवर्धन फार्म स्थित है? सैंज में। कुल्लू के सैंज में क्या है? खाद्यान्न बीज संवर्धन फार्म स्थित है। कुल्लू के किस स्थान पर है खाद्यान्न बीज संवर्धन फार्म? सैंज में। हमटा और कुन्ना आनी में आलू विकास केंद्र है। हमटा और कुन्ना, जो आनी के अंदर कुन्ना है, वहाँ पर क्या है? आलू विकास केंद्र स्थित है। कुल्लू में हमटा और कुन्ना में, कुल्लू के हमटा और कुन्ना में क्या है? आलू विकास केंद्र। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटरैन में स्थित है। सब्जी अनुसंधान केंद्र कुल्लू में। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटरैन में। कुल्लू के में सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटरैन में। कैप्टन आर.सी. ली ने 1870 में बंदरोल कुल्लू में ब्रिटिश किस्म से के बगीचे लगाए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक पूछा भी जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार। तो कैप्टन आर.सी. ली ने 1870 में बंदरोल कुल्लू में ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए थे। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले ब्रिटिश किस्म के जो सेब थे वो कुल्लू में ही लगाए गए थे, बंदरोल कुल्लू में। तो यहाँ पर आर.सी. ली का नाम इम्पोर्टेंट है कि कैप्टन आर.सी. ली ने कब? 1870 में। कैप्टन आर.सी. ली ने 1870 में बंदरोल कुल्लू में ब्रिटिश किस्म के बगीचे लगाए। मतलब अगर बगीचे के रूप में हम बात करें तो ब्रिटिश किस्म के बगीचे जो थे तो वो कुल्लू में ही लगाए गए हैं 1870 में आर.सी. ली के द्वारा। कुल्लू के मोहल में 1964 ईस्वी में अंगोरा फार्म स्थापित किया गया। तो कुल्लू के मोहल नामक स्थान पर 1964 ईस्वी में अंगोरा फार्म स्थापित किया गया है। कहाँ पर? कुल्लू के मोहल स्थान पर 1964 ईस्वी में अंगोरा फार्म स्थापित किया गया है। तो कुल्लू के किस स्थान पर जो है अंगोरा फार्म स्थित है? मोहल में। और कब स्थापित किया गया था? 1964 में। कुल्लू के पतली कुहल, नागिनी और मोहेली में मछली फार्म स्थित हैं। तो कुल्लू के पतली कुहल,
नागिनी और मोहेली में मछली फार्म स्थित हैं। किसके स्थान पर? कुल्लू के एक पतली कुहल, नागिनी और मोहेली में ये मछली फार्म स्थित हैं। पतली कुहल, नागिनी और मोहेली में मछली फार्म स्थित हैं। कुल्लू के बजोरा, नग्गर, रायसन में चाय के बगीचे हैं। तो कुल्लू में बजोरा और नग्गर और रायसन में 3 जगह पर दिए गए हैं कि कुल्लू के बजोरा, नग्गर और रायसन में चाय के बगीचे हैं। पाधा बंसीलाल ने स्थानीय स्तर पर सेब के बगीचे लगाने का कार्य किया। अगर हम स्थानीय स्तर पर देखें कि जो लोकल लेवल पर जो बगीचे लगाए गए हैं, सेब के बगीचे लगाने का कार्य किसने शुरू किया था? पाधा बंसीलाल ने। तो पाधा बंसीलाल जी का नाम इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था? स्थानीय स्तर पर सेब के बगीचे लगाने का कार्य किया। पाधा बंसीलाल ने स्थानीय स्तर पर जो है सेब के बगीचे लगाने का कार्य किया है। किसने? पाधा बंसीलाल ने। पाधा बंसीलाल ने। मनाली में एटी बैनन ने 1884 में ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए। अगर हम स्पेशली मनाली की बात करें, मनाली में किसने? एटी बैनन ने। मनाली में किसने? एटी बैनन ने। मनाली में एटी बैनन ने 1884 में ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए। तो मनाली में एटी बैनन ने कब? 1884 में। एटी बैनन ने 1884 में मनाली में ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए। डफ ने कटरैन और डुंगरी, रौनिक ने बजोरा और मिनिकिन ने नग्गर में सेब के बाग लगाए। अगर हम स्पेशली जगहों की बात करें तो डफ ने कहाँ लगाए हैं? कटरैन में। जो डफ नाम से हुए हैं, लॉर्ड डफ, इन्होंने कटरैन में लगाए हैं और डुंगरी में लगाए हैं। कटरैन और डुंगरी में किसने लगाए हैं? सेब के बगीचे कटरैन और डुंगरी में ये लगाए हैं डफ ने। कटरैन और डुंगरी में डफ ने। और रौनिक ने बजोरा में। रौनिक ने बजोरा में। रौनिक ने बजोरा में और मिनिकिन ने नगर में। डफ ने कहाँ लगाए हैं? कटरैन और डुंगरी में। रौनिक ने बजोरा में। बजोरा में किसने? रौनिक ने। और मिनिकिन ने नगर में सेब के बाग लगाए हैं। इसके अलावा दिया गया है आगे कि GCL हावेल ने GCL हावेल, किनका नाम दिया गया? GCL जो हावेल है, इन्होंने 1907 से 14 तक कुल्लू अच्छा ये उपायुक्त थे, ठीक है। तो GCL जो हावेल थे 1907 से 14 तक कुल्लू में उपायुक्त थे। GCL हावेल। अगर 1907 से 14 तक की बात करें तो कुल्लू के उपायुक्त कौन थे? GC हावेल। GC हावेल उपायुक्त थे कुल्लू के। GC हावेल कुल्लू के उपायुक्त कब से कब तक थे? 1907 से 14 तक कुल्लू के उपायुक्त रहे हैं GC हावेल। उन्होंने 1909 में ब्राउन मछली कुल्लू की नदियों में डलवाई। और जो GC हावेल हुए हैं, GC हावेल, GCL हावेल, इन्होंने ही क्या किया है? 1909 में ब्राउन मछली कुल्लू की नदियों में डलवाई। तो GC हावेल, GCL हावेल, इन्होंने 1907 से 14 तक कुल्लू के उपायुक्त रहे। एक तो ये GCL हावेल 1907 से 14 तक कुल्लू के उपायुक्त रहे और साथ ही साथ इन्होंने 1909 में ब्राउन मछली जो है कुल्लू की नदियों में डलवाई। ब्राउन मछली कुल्लू की नदियों में किसने डलवाई? GCL हावेल ने 1909 में। इसके बाद है इसके लिए एक फार्म पतली कुहल में खोला गया। तो इसके लिए एक फार्म कहाँ खोला गया था? पतली कुहल में खोला गया था। कुल्लू दिल्ली से 522 और चंडीगढ़ से 270 किलोमीटर दूर है। 1925 में कुल्लू मंडी सड़क बस योग्य बनी। तो 1925 में जो कुल्लू मंडी सड़क है ये बस योग्य बनी थी। अगर हम उद्योग और खनिज की बात करें तो कुल्लू में ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बालिका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं। तो कुल्लू में ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और बालिका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं। शामशी में ITI जो 1961 से 62 के में शुरू हुआ है। और पार्वती घाटी में काइनाइट, लारजी और हारला में लाइम स्टोन पाया जाता है। तो पार्वती घाटी में क्या है? काइनाइट। काइनाइट कहाँ पर है? पार्वती घाटी में क्या है? काइनाइट है। पार्वती घाटी में क्या है? काइनाइट। और लारजी और हारला में क्या है? लाइमस्टोन। लारजी और हारला में क्या है? लाइमस्टोन। लारजी और हारला में क्या है? लाइमस्टोन। पार्वती घाटी में काइनाइट और लारजी और हाइला में क्या है? लाइमस्टोन। नेक्स्ट अगर हम देखें जल विद्युत परियोजनाएं तो दिया गया है इसमें कि
पार्वती परियोजना जो कि 2051 मेगावाट की 2051 मेगावाट की पार्वती परियोजना कुल्लू में है। 2051 मेगावाट की पार्वती परियोजना कुल्लू में है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसके अलावा मलाणा परियोजना है 86 मेगावाट की। मलाणा परियोजना कितने मेगावाट की? 86 मेगावाट की मलाणा परियोजना, 86 मेगावाट। तो मलाणा परियोजना कितने मेगावाट की? 86 मेगावाट की। और लारजी परियोजना ये भी कुल्लू में है 126 मेगावाट की, 126 मेगावाट की। तो परियोजनाएं कौन कौन सी? एक तो पार्वती परियोजना है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, कितने मेगावाट की है? 2051 मेगावाट की पार्वती परियोजना। और मलाणा परियोजना 86 मेगावाट की और लारजी परियोजना 126 मेगावाट की है। पार्वती जल विद्युत परियोजना के बारे में दिया गया है कि पार्वती सैंज और गड़सा नदियों के संगम पर स्थित है। जो पार्वती है वो सैंज और गड़सा नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है? पार्वती सैंज और गड़सा नदियों के संगम पर स्थित है। पार्वती जल विद्युत परियोजना 3 नदियों के संगम पर स्थित है, पार्वती, सैंज और गड़सा। पार्वती, सैंज और गड़सा नदियों के संगम पर पार्वती जल विद्युत परियोजना स्थित है। इन परियोजना में 3 विद्युत गृह बनाए गए हैं, एक नकथाप में है, एक सैंजी और लारजी में। इस परियोजना में क्या है? 3 विद्युत गृह बनाए गए। क्या है? नकथाप में, नकथाप, सैंज और लारजी में। नकथाप, सैंज और लारजी में 3 विद्युत गृह बनाए गए हैं। पार्वती परियोजना पर 5 राज्यों ने 20 अक्टूबर 1992 में समझौता किया। तो पार्वती योजना पर कितने राज्यों ने? 5 राज्यों ने कब समझौता किया? 1992 में, 20 अक्टूबर 1992 में समझौता किया है। 20 अक्टूबर 1992 में समझौता किया है पार्वती योजना पर। गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये 5 राज्य कौन से हैं? गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। अगर हम मेले और मंदिरों की बात करें तो कुल्लू दशहरा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये ढालपुर मैदान में लगता है। तो ढालपुर मैदान में दशहरे के दिन रघुनाथ जी की यात्रा निकाली जाती है। तो जो ढालपुर मैदान है वहाँ पर दशहरे के दिन क्या होता है कि रघुनाथ जी की यात्रा निकाली जाती है। हिडिंबा माता को कुल्लू के राजा रघुनाथ मंदिर सुल्तानपुर तक ले जाते हैं। तो जो हिडिंबा माता है उनको कुल्लू के राजा रघुनाथ मंदिर सुल्तानपुर तक ले जाया जाता है। कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का त्यौहार है जो 7 दिनों तक चलता है। कितने दिन तक चलता है कुल्लू दशहरा? 7 दिनों तक। और भगवान परशुराम की याद में जो भड़ोली मेला है और निर्मंड में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। तो भगवान परशुराम की याद में कौन सा मेला लगता है यहाँ पर? भड़ोली मेला, भड़ोली मेला। तो भड़ोली मेला किसकी याद में लगता है? भगवान परशुराम की याद में भड़ोली मेला। और निर्मंड में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। देवी हिडिंबा की याद में डुंगरी मेला लगता है। देवी हिडिंबा की याद में डुंगरी मेला लगता है। ये सारे मेले कुल्लू से संबंधित हैं। नेक्स्ट अगर मंदिर की बात करें तो मनाली में हिडिंबा देवी मंदिर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। मनाली का हिडिंबा देवी मंदिर जिसे कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने 1553 में बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो मनाली में हिडिंबा देवी मंदिर है उसे कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। कब? 1553 में। कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था कब? 1553 में। यह पैगोडा शैली से निर्मित है। तो ये पैगोडा शैली में निर्मित है। तो जो ये हिडिंबा देवी मंदिर है किस शैली में है? पैगोडा शैली में। कुल्लू राजवंश की कुल देवी भगवती हिडिंबा को माना जाता है। कुल्लू जो राजवंश है उनकी कुल देवी है देवी हिडिंबा या भगवती हिडिंबा। और निर्मंड में परशुराम मंदिर स्थित है। निर्मंड को कुल्लू का छोटा काशी कहते हैं। जो निर्मंड है उसको कुल्लू का छोटा काशी कहा जाता है। बजोरा में महिषासुर मर्दिनी और विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। तो बजोरा में महिषासुर मर्दिनी और विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। इसके अलावा अगर हम थोड़े से महत्वपूर्ण स्थान देखें कुल्लू के तो बोला गया है कि मनाली का नाम मनु के नाम पर पड़ा है, जिसका मनु आले आप बात बता सकते हो कि जो मनु आले है उसको ही बाद में क्या है मनाली कहा गया। उससे ही जो मनाली है वो नाम निकल कर आया है। मनु ने सृष्टि की रचना यहीं से आरंभ की। ऐसा माना जाता है कि जो मनु है उन्होंने सृष्टि की रचना यहीं से आरंभ की है। भीम ने हिडिंबा से यहीं पर विवाह किया। जो भीम थे उन्होंने मनाली में ही हिडिंबा से विवाह किया। डुंगरी मेला जो हिडिंबा देवी को समर्पित है यहाँ पर मनाया जाता है। तो डुंगरी मेला किसे समर्पित है? हिडिंबा देवी को। वो भी मनाली में ही मनाया जाता है।
मनाली से 12 किलोमीटर दूरी पर सोलांग नाले में अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता व राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आयोजित किए जाते हैं। तो मनाली से 12 किलोमीटर दूर जो सोलंग नाला है, तो जो सोलंग नाला है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता व राष्ट्रीय शीतकालीन जो खेल हैं आयोजित किए जाते हैं। मनाली में हिडिंबा देवी का मंदिर है, जिसे 1553 में राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। मनाली में श्रृंग जो ऋषि हैं राजा दशरथ के से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। तो मनाली में ही ऐसा माना जाता है कि जो श्रृंग ऋषि ने राजा दशरथ से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। मनाली कुल्लू मार्ग के जो भनारा गांव में अर्जुन गुफा है। तो मनाली कुल्लू मार्ग के किस गांव में? भनारा गांव में अर्जुन गुफा है। भनारा जो गांव है वहाँ पर अर्जुन गुफा है मनाली कुल्लू मार्ग पर, ठीक है। इसमें कृष्ण भगवान की प्रतिमा है। जो अर्जुन गुफा है वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र प्राप्ति के लिए यहीं तपस्या की थी। मनाली में 1961 में पर्वतारोहण संस्थान खोला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मनाली में पर्वतारोहण संस्थान है वो कब खोला गया? 1961 में। 1961 में मनाली में पर्वतारोहण संस्थान खोला गया। मनाली में 1961 में पर्वतारोहण संस्थान खोला गया है। मनाली में 1961 में पर्वतारोहण संस्थान खोला गया है। मणिकरण, यहाँ पर गर्म पानी का चश्मा है। तो मणिकरण में क्या है? गर्म पानी का चश्मा है। यहाँ देवी पार्वती की कान की जो मणि है वो टूटकर गिर गई थी, ठीक है। यहाँ पर जो देवी पार्वती है उनके कान की मणि टूटकर गिर गई थी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है नग्गर। यहाँ पर रोरिक कला संग्रहालय है। तो रोरिक जो कला संग्रहालय है वो कुल्लू के नग्गर में है। जो रोरिक थे वो रूस का रहने वाला था। निकोलस रोरिक जो थे वो कहाँ के थे? रूस के रहने वाले थे। कभी इस तरह से क्वेश्चन भी आ चुके हैं पहले कि निकोलस रोरिक जो हैं वो किस देश के रहने वाले थे या कहाँ से बिलोंग करते थे? तो रशिया से या रूस से। 1942 में इंदिरा गांधी व पंडित नेहरू यहाँ आए थे। 1942 में जो है इंदिरा गांधी और जो पंडित नेहरू है वो नग्गर आए थे। 1942 में इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू 1942 में नग्गर आए थे। यह पूर्व में कुल्लू रियासत की राजधानी थी। जो नग्गर थी वो पहले क्या थी? कुल्लू रियासत की राजधानी थी। देविका रानी निकोलस रोरिक की पत्नी है। देविका जो रानी है वो निकोलस रोरिक की पत्नी थी। भुंतर, भुंतर में जो है हवाई अड्डा इसलिए फेमस है कुल्लू का जो भुंतर एरिया है। और हारला नदी भुंतर में व्यास नदी से मिलती है। तो हारला नदी जो है वो भुंतर में ही व्यास नदी से मिलती है। हारला नदी भुंतर में व्यास नदी से मिलती है। हारला नदी कहाँ मिलती है? व्यास नदी में, भुंतर जगह पर, ठीक है। मलाना गांव विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। अगर मलाना गांव की बात करें तो ये विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है जिस पर शासन जामलू देवता करते हैं। जिस पर कौन शासन करता है? जामलू देवता शासन करते हैं। जामलू देवता परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि को कहा जाता है। जो जामलू देवता है वो परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि को कहा जाता है। तीर्थन, यहाँ ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है। तो अगर तीर्थन की बात करें तो यहाँ पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। तो एग्जैक्ट जगह अगर पूछी जाए कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस स्थान पर है कुल्लू के, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है कुल्लू के तीर्थन में है। तीर्थन में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। अगर हम यहाँ के कुल्लू के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात करें तो प्रताप सिंह उनमें से एक हैं। तो 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें धर्मशाला में फांसी पर चढ़ाया गया था। तो 1857 के विद्रोह के नेता थे प्रताप सिंह। तो 1857 के विद्रोह के नेता प्रताप सिंह को कहाँ फांसी पर चढ़ाया गया था? धर्मशाला में। तो 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? प्रताप सिंह थे। और इन्हें कहाँ पर फांसी हुई थी? धर्मशाला में। निकोलस रोरिक के बारे में हमने पढ़ा कि ये रूसी कलाकार थे जो कुल्लू के नगर में 1947 तक आजीवन तक रहे हैं, मतलब, और इनके नाम पर रोरिक कला संग्रहालय नगर में स्थित है। लालचंद प्रार्थी की बात करें तो कुल्लू से मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति लालचंद प्रार्थी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और कुल्लू देश की कहानी ने पुस्तक लिखी थी। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। बोला गया है कि विश्व प्रसिद्ध मलाना गांव किस जिले में स्थित है? तो संसार का प्राचीनतम गांव है, कुल्लू में स्थित है। फिर बोला गया है कि कैप्टन हारकोर्ट ने किस पहाड़ी रियासत के राजाओं की वंशावलियों का संकलन किया है? तो कुल्लू की। कुल्लू जिसका विवरण रामायण, महाभारत और विष्णु पुराण में मिलता है, आधुनिक काल में कहाँ पर स्थित है? तो आधुनिक काल में कुल्लू जिले में
कुल्लू को माना जा सकता है, ठीक है, वरना इसका ही चेंज नेम है कुल्लू। और निरमंड और आनी तहसील किस जिले में है? कुल्लू में है निरमंड और आनी तहसील। रघुनाथ की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लाया था? तो दामोदर दास ने 1653 में रघुनाथ जी की मूर्ति लाई थी राजा जगत सिंह के समय में। उस गांव का नाम बताइए जिसमें प्रवेश से पूर्व ना उक्त ग्राम प्रधान की स्वीकृति अनिवार्य है। तो मलाना गांव में अगर आपको प्रवेश करना है तो वहाँ के जो प्रधान है उनकी स्वीकृति अनिवार्य है। कुलांत पीठ किसका पुराना नाम है? कुल्लू का। कुलांत पीठ जो है कुल्लू का पुराना नाम है, क्योंकि इसे रहने योग्य अंतिम स्थान बताया जाता है। आनी, बंजार, निरमंड, नग्गर, मनाली, बजोरा, मणिकरण, सैन स्थित है कुल्लू में। कुल्लू के राजाओं की उपाधि क्या थी? पाल। तो पाल वंश था जैसे यहाँ पर, तो कुल्लू के राजाओं की उपाधि पाल थी। कुल्लू में वैष्णव धर्म के प्रचार कब शुरू हुआ था? तो ये भी राजा जगत सिंह के समय में शुरू हुआ था। कुल्लू में अर्जुन ने शिव की आराधना के दिव्य अस्त्र प्राप्त किया था। तो कौन से पर्वत पर? देव टिब्बा पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल्लू में जो है अर्जुन ने शिव की आराधना शिव जी की आराधना की थी। किसने? अर्जुन ने कुल्लू में, और दिव्यास्त्र प्राप्त किया था। तो कहाँ पर उन्होंने जो आराधना तपस्या कहाँ पर की थी? तो ऐसा माना जाता है कि देव टिब्बा पर की थी, जिसकी हाइट कितनी है? 6001 मीटर। 6001 मीटर जो है हाइट है देव टिब्बा की, और ये कुल्लू में स्थित है। यहीं पर अर्जुन ने शिव की आराधना की थी दिव्यास्त्र की प्राप्ति के लिए। रघुनाथ जी की मूर्ति किस राजा के समय कुल्लू में स्थापित की गई थी? तो जगत सिंह के समय में 1653 में स्थापित की गई थी। कुल्लू राज्य के किस स्थान पर छोटी काशी कहा जाता है? किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है कुल्लू के? तो निरमंड को छोटी काशी कहा जाता है। निम्नलिखित में से हिडिंबा देवी जो मंदिर है निम्नलिखित में से जैसे हिडिंबा देवी मंदिर, मणिकरण, तत्तापानी, निरमंड, कौन सा कुल्लू जिले में नहीं है? तो तत्तापानी कहाँ पर है? मंडी में है। इनमें से तत्तापानी मंडी में है, बाकी सब कुल्लू में ही है। जगतसुख और रोरिच अजायब घर, मतलब रोरिक जो आर्ट गैलरी है, कहाँ स्थित है? नग्गर कुल्लू में है जगतसुख भी, और रोरिक आर्ट गैलरी भी नग्गर में है कुल्लू में। मलाना किस जिले में स्थित है? कुल्लू में। कुल्लू रियासत का राजा का दर्जा निम्नलिखित में से किससे मेल खाता है? राजा ने अपनी प्रभुसत्ता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया था। तो कुल्लू रियासत के राजा का दर्जा निम्नलिखित में से किससे मेल खाता है? राजा ने अपनी प्रभुसत्ता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया था। नेक्स्ट है, किस प्राचीन पुस्तक में कुल्लू या कुल्लू का वर्णन मिलता है? तो कुल्लू का वर्णन उपयुक्त जो भी सभी दे रखे हैं, वेद संहिता में भी है, विष्णु पुराण में भी है, रामायण में भी है। कहने का मतलब बहुत सारी जो बुक्स हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था चैप्टर की स्टार्टिंग में, तो इनमें कुल्लू का विवरण मिलता है। बोला गया है कि किस प्राचीन लेखक ने अपने लेखों में कुल्लू या कुल्लू का विवरण किया है? तो उपयुक्त सभी ने, पाणिनि ने भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू का कौन सा राजा रखेल का पुत्र था? तो ये है राजा अजीत सिंह। नेक्स्ट है, परशुराम कोठी कुल्लू जिले के किस गांव में स्थित है? तो परशुराम कोठी कुल्लू के निरमंड में स्थित है। 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास कुल्लू के किस राजा ने उन ठाकुरों का दमन कर दिया जो अक्सर उसकी सत्ता को चुनौती देते थे? तो 16वीं शताब्दी के आसपास अगर हम बात करें तो कौन सा राजा था जिसने कुल्लू के, मतलब किस राजा ने उन ठाकुरों का दमन किया जो अक्सर उसकी सत्ता को चुनौती देते थे? तो बहादुर सिंह। वैसे भी आप देख सकते हो, अगर आपको ये भी याद है कि जो हिडिंबा देवी का मंदिर है वो बहादुर सिंह ने बनवाया था। कब? 1553 में। तो आपको वहाँ से आइडिया लग सकता है कि इस दौरान जो बहादुर सिंह था वो 16वीं शताब्दी के दौरान क्या था? राजा था। उसके बाद कुल्लू रियासत के अंतर्गत 7 वजीरी आती थी। तो इनमें से बोला गया है कि वर्तमान कुल्लू शहर किस वजीरी के अंतर्गत आता है? तो परोल जो वजीरी है उसके अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल्लू रियासत के अंतर्गत 7 वजीरी आती थी, और वर्तमान जो कुल्लू शहर है किस वजीरी के अंतर्गत आता है? परोल वजीरी के अंदर। कुल्लू का वह कौन राजा था जो पाल उपनाम से 1450 के आसपास शासन करने वाला अंतिम शासक था? तो जो कैलाश पाल था वो अंतिम शासक था जिसने पाल उपनाम से शासन किया है 1450 के आसपास। तो वो अंतिम राजा था जिसने अपने नाम के साथ पाल लगाया है। नेक्स्ट है, कुल्लू के किस स्थान पर कुल्लू के राजाओं का सती स्मारक स्थित है? तो कुल्लू के किस स्थान पर कुल्लू के राजाओं का सती स्मारक स्थित है? वो है नग्गर में। कुल्लू के नग्गर में कुल्लू के राजाओं का सती स्मारक स्थित है। कुल्लू के निरमंड इलाके
में कौन सा ऋषि जुड़ा है? तो कुल्लू के निर्मंड इलाके से कौन से ऋषि जुड़े हैं? तो परशुराम जो हैं वो कुल्लू के निर्मंड से जुड़े हैं। कुल्लू रियासत के राजा अजीत सिंह ने किस चाचा, अजीत सिंह के मतलब कौन से चाचा थे जिसने कांगड़ा और मंडी के राजाओं की मदद से कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और अंत में मंडी के राजा ने की दगाबाजी के कारण हार गया? मतलब अंत में क्या किया, मंडी के राजा ने उनका साथ छोड़कर किसका साथ दे दिया था? अजीत सिंह का ही साथ दे दिया था। ठीक है, तो वो थे किशन सिंह। तो ये अजीत सिंह के चाचा थे किशन सिंह। इन्होंने बेसिकली किसके साथ मिलकर, कांगड़ा के साथ मिलकर और अजीत सिंह के खिलाफ इन्होंने मतलब युद्ध किया था इनके विरुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, तो लद्दाख जाते हुए किस यूरोपीय यात्री ने 1820 में कुल्लू की यात्रा की थी? तो मूरक्राफ्ट ने। लद्दाख जाते हुए मूरक्राफ्ट ने 1820 में कुल्लू की यात्रा की थी, राजा अजीत सिंह के समय में ही। राजा अजीत सिंह के समय में मूरक्राफ्ट ने 1820 में कुल्लू की यात्रा की थी और ये कुल्लू आने वाला पहला यूरोपियन था। किसने कुल्लू रियासत की राजधानी जगतसुख से नगर में स्थानांतरित की? तो विशुद्धपाल ने जो है कुल्लू की राजधानी जगतसुख से नगर स्थानांतरित की। कुल्लू की राजधानी नगर किस राजा ने बनाई? तो राजेंद्र पाल ने कुल्लू की राजधानी नगर बनाई थी। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग राजेंद्र पाल आएगा। ठीक है, वैसे जो नगर है वो और भी राजाओं ने बनाई है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से राजेंद्र पाल ने राजधानी जो है नगर बनाई थी। रमणीय गांव मलाना का सर्वप्रथम शासक कौन था? तो मलाना का जो सर्वप्रथम शासक था वो कौन था? जमलू या जामलू। ठीक है, फिर है प्राचीन समय में कुल्लू का मुख्यालय कहाँ था? तो प्राचीन समय में कुल्लू का मुख्यालय जगतसुख था। निम्नलिखित में से कौन सा कुल्लू के निकट नहीं है? तो कालाटोप जो है खजिया, ये नहीं है, कुल्लू के निकट नहीं है कालाटोप। बाकी जो है वो कुल्लू के निकटवर्ती ही हैं। रघुनाथ जी की मूर्ति को अयोध्या से कुल्लू कब लाई थी? तो 1651 दिया गया है। 1651 में जैसे बोला गया कि लाई गई थी, लेकिन स्थापना जो है बाद में इसकी की गई। तो 1651 में इस मूर्ति को लाया गया था। वजीरी रूपी जो है वो किस जिले का हिस्सा है? तो कुल्लू का हिस्सा है वजीरी रूपी। नेक्स्ट है, कुल्लू की राजधानी राजा जगत सिंह ने के शासन के दौरान, तो कुल्लू की राजधानी राजा जगत सिंह के शासन के दौरान कहाँ पर ये बोला गया कि नगर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की गई थी? तो नगर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की गई थी, तो कौन से ईयर में? और दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं कि कुल्लू की राजधानी राजा जगत सिंह के शासनकाल के दौरान, ठीक है, कि किस वर्ष नगर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की गई? पहले तो जो है नगर से सुल्तानपुर जो स्थानांतरित की गई थी तो राजा जगत सिंह के समय में की गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और साथ ही 1660 में की गई थी। कब? 1660 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू के पालों ने सिखों को कब हराया था? तो कुल्लू के पालों ने सिखों को 1820 में हराया था। कुल्लू के पालों ने सिखों को कब हराया था? 1820 में। तो कुल्लू के पालों ने सिखों को 1820 में हराया। महाभारत के पात्र भीम के पुत्र कटोच का जन्म किस जिले में हुआ है? तो जो भीम के पुत्र कटोच हैं, घटोत्कच है सॉरी, उनका जन्म है कुल्लू में हुआ है। घटोत्कच का जन्म कुल्लू में हुआ है। भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का जन्म कुल्लू में हुआ है। कुल्लू रियासत का मलाना गांव किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो ये संसार का प्राचीनतम लोकतंत्र है, इसलिए जो मलाना गांव है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निर्मंड किससे संबंधित है? कुल्लू जिले में जो निर्मंड स्थान है वो परशुराम जी से संबंधित है। किस विदेशी पर्यटक ने प्राचीन काल में कुल्लू राज्य के वैभव पर विस्तार से लिखा है? तो जो हिंसांग है उन्होंने कुल्लू राज्य के वैभव पर विस्तार से लिखा है। कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो जगत सिंह जो थे वो कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। हिमाचल प्रदेश के किस ग्राम में विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र रहा है? तो मलाना जो गांव है वहाँ पर विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र रहा है। तो 1653 में कुल्लू में रघुनाथ जी की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की गई थी जगत सिंह के द्वारा। तो अभी क्वेश्चन भी आया था जैसे कि जो रघुनाथ जी की मूर्ति है कब लाई गई थी, तो उसमें 1651 आंसर दिया था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो मूर्ति है उसकी स्थापना 1653 में की गई है। ठीक है, जगत सिंह के समय में की गई है, लेकिन एग्जैक्ट ईयर वैसे 1653 है। अगर कहीं पर आपको 1651 भी दिखे तो कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे जैसे उस क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं था, 1651 और 52 तो थे आई थिंक, लेकिन आपको एग्जैक्ट जो वर्ष है वो 1653 है।
सलारी पत्थर लेक कुल्लू का क्या महत्व है? तो जो सलारी पत्थर लेक है कुल्लू में, उसका महत्व दिखते हैं। इसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि इसके अनुसार जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने पहाड़ी शासकों में सैनिक सहायता प्रदान की थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेन बात है इसमें कही गई है कि जो सलारी पत्थर लेक है कुल्लू में, उसमें चंद्रगुप्त का जिक्र किया गया है, ठीक है। और गुप्त काल के में मतलब उनके रिलेशन बताए गए हैं। और ये बताया गया है कि जो पहाड़ी शासकों से सैनिक सहायता प्राप्त की थी चंद्रगुप्त ने, जो गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त, उन्होंने पहाड़ी जो राजा थे उनसे सैनिक सहायता प्राप्त की थी। अलैन दुहनग परियोजना किस जिले में है? तो कुल्लू में। अलैन दुहनगन जो परियोजना है वो कुल्लू में है। नेक्स्ट है कुल्लू के मलाना किस लिए जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो इसमें दिया गया है कि विश्व के सबसे प्राचीनतम लोकशाही में से एक है, और जिसमें करीबन 500 परिवार हैं, और इसके अलावा स्वतंत्र राजकीय एवं न्यायिक तंत्र है, और देवता जामलू की पूजा यहाँ होती है। तो इन सभी कारणों से कुल्लू के जो मलाना है उसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कुल्लू रियासत की राजधानी नहीं रही? तो शमशी जो है कुल्लू रियासत की राजधानी नहीं रही। जैसे हमने नगर पढ़ा कि ये राजेंद्र प्रकाश के टाइम में बनी थी। जगत सुख भी रही है, और सुल्तानपुर 1660 में जगत सिंह ने बनाई थी ये राजधानी। इसके अलावा कुल्लू जो रियासत है उसके संस्थापक कौन थे? तो विहंग मणिपाल थे कुल्लू रियासत के संस्थापक। फिर निम्नलिखित में से जो कुल्टा या कुल्लू रियासत की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीनतम राजधानी जो है कुल्लू की वो नगर थी। उसके अलावा है सबसे कम आबाद गांव हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है? तो कुल्लू में ही सबसे कम आबाद गांव है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ की पॉपुलेशन है 4,37,903, 4,37,903। कुल्लू जिले को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया? तो 1966 में मिलाया गया, और इससे पहले ये इसको पंजाब का एक जिला बना दिया गया था। रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से कुल्लू कौन लाया था? तो दामोदर दास लाया था जगत सिंह के शासनकाल में। फिर है कुल्लू की राजधानी नगर किस राजा ने बनवाई? तो राजेंद्र पाल ने बनवाई है। तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है, दामोदर दास ने, राजेंद्र पाल ने जो राजधानी है वो नगर बनवाई थी। इसके बाद है कुल्लू जिले की साक्षरता दर कितनी है? 79.40%, 79.40%, 79.40%। भुंतर हवाई अड्डा कहाँ पर है? कुल्लू में है। कुल्लू घाटी में ब्रिटिश जो किस्म के सेब हैं उनको लगाने का कार्य किसने किया था? मतलब किसने लगाए थे सेब के बाग कुल्लू में ब्रिटिश किस्म के? तो आर.सी. ली ने 1870 में लगाए थे। और मनाली से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 21। कुल्लू रियासत के राजाओं का प्राचीन निवास कहाँ स्थित है? तो प्रयाग, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो विहंगमणि थे वो विहंगमणिपाल वो प्रयाग इलाहाबाद से थे, तो इसलिए बोला गया है कि कुल्लू के राजाओं का प्राचीनतम निवास कहाँ पर था? प्रयाग था, ठीक है। ये प्रयाग इलाहाबाद के थे, लेकिन इन्होंने बाद में हरिद्वार वगैरह आए, उसके बाद यहाँ पर हिमाचल में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। मेरुवर्मन के आक्रमण के समय कुल्लू का कौन राजा था? दत्तेश्वर पाल। इन्हें जो था मेरुवर्मन ने हरा दिया था दत्तेश्वर पाल को, और कुल्लू को अपने अधीन कर लिया था। पाल प्रत्यय लगाने वाले कुल्लू का अंतिम राजा कौन था? ये था कैलाश पाल। नेक्स्ट है कि निर्मंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो निर्मंड हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कभी भी कुल्लू रियासत की राजधानी नहीं रहा? तो जो मेन कुल्लू है वो कभी भी कुल्लू की राजधानी नहीं रहा। राजा संसार चंद का समकालीन कुल्लू का राजा कौन था? प्रीतम सिंह। तो राजा संसार चंद का समकालीन कुल्लू का राजा प्रीतम सिंह था। तिब्बतियों ने किस वर्ष कुल्लू राज्य पर आक्रमण किया था? तो तिब्बतियों ने 1530 में कुल्लू पर आक्रमण किया था। तिब्बतियों ने किस वर्ष कुल्लू राज्य पर आक्रमण किया था? 1530 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिब्बतियों ने किस वर्ष कुल्लू पर आक्रमण किया था? 1530 में। कुल्लू के किस राजा ने 780 से 800 ईस्वी के बीच कुल्लू को चंबा के नियंत्रण से मुक्त करवाया? तो जारेश्वर पाल जो थे इन्होंने बुशर के राजा की हेल्प मांगी थी, और कुल्लू को इन्होंने इस तरह से चंबा से मुक्त करवा लिया था। फिर है कि कुल्लू के किस राजा के शासनकाल में लाहौल को चंबा के राजा ने जीत लिया था? तो लाहौल को चंबा के राजा ने जीता था रुद्रपाल के समय में, ठीक है। तो कुल्लू के किस राजा के शासनकाल में लाहौल को
चंबा के राजा ने जीत लिया था। तो रुद्रपाल के समय में लाहौल को चंबा के राजा ने जीत लिया था रुद्रपाल के समय। कुल्लू और राजाओं की पुरानी राजधानी कहाँ थी? जो उनकी 12 पीढ़ियों तक जहाँ पर शासन किया, तो जगत सुख थी उनकी जो पुरानी राजधानी थी, जहाँ पर 12 पीढ़ियों ने शासन किया है। इसके साथ ही हमने अपना जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वो ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला डिस्ट्रिक्ट देखेंगे।